आज के हमारे मुख्य अतिथि भी जुड़ गए हैं। आदरणीय राजेंद्र गोदारा, अ, सूरतगढ़, जिला गंगानगर, राजस्थान से है। और ये पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और उनकी यहाँ 15 एकड़ खेती है। वो पूरी जैविक ही खेती करते हैं। तो मैं उनका इस योगाहार पर स्वागत करती हूँ और उनको ससम्मानित पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय राजेंद्र गोदारा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार। कीजिएगा। मैं राजेंद्र गोधारा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूँ। और पहले मैं हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब करता था और पिछले 3 साल से मैं रिटायरमेंट के बाद अपने खेत में आ गया था और खेत में अपना मैंने घर बना लिया था। और यहाँ आके मैंने निर्णय लिया कि मैं जैविक खेती करूँगा, रासायनिक खेती नहीं करूँगा। तो आचार्य देवव्रत जी, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, उनका आश्रम था, वहाँ पे गुरुकुल था। आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के राज्यपाल है, और वहाँ पे वो पूरे अपने खेत में जैविक खेती ही करते थे, सुभाष पालेकर विधि से। तो मैंने भी यही निर्णय लिया भी मैं सुभाष पालेकर खेती विधि द्वारा अपनी खेती करूँगा। और इस संबंध में मैंने बहुत से खेतों का भ्रमण किया और प्रशिक्षण लिया, और उसके बाद मैंने अपना यहाँ शुरू किया। तो अभी हर तरह की फसल लगाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे गेहूं, चना, अभी जैसे सरसों, गन्ना, सब्जियां, और जैसे सावणी में जो होता है ज्वार, बाजरा, ज्वार, चावल, हर तरह की फसल होती है हमारे खेत में। और सभी फसलें मैं बिना किसी रसायन के या बिना किसी जहर के तैयार करवाता हूँ। और कुछ हद तक मैं सफल हुआ हूँ और उम्मीद है मुझे अगले साल तक और अच्छी उपलब्धि मिलेगी इसमें, और अच्छी तरीके से खेती कर पाऊंगा। हेलो। हाँ जी जी, बोलिए। हाँ जी, और पूछिए कुछ। मैंने तो बता दिया अपने बारे में। हम्म, आदरणीय भ्राता जी, आपका सारा प्रणाम। मैं मुन्नीलाल यादव, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से पतंजलि किसान सेवा समिति का राज्य में निवेदन कर रहा हूँ। आपने जैसा कहा है कि आदरणीय आचार्य जी जो हमारे राज्यपाल जी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के और आप जैविक केमिकल से जैविक खेती कर रहे हैं। आप पहले अधिकारी भी रहे, सरकारी सेवा में रहे हैं। आपके मन में जी, ऐसा भाव कैसे आए? क्योंकि अधिकारियों के मन में या विभिन्न व्यक्तियों के मन में केमिकल के प्रति और को छोड़ करके जैविक के प्रति आपके भाव जो आए हैं, थोड़ा सा वो भी शेयर करने का कष्ट करें। मैं जब जो मेरा रिटायरमेंट का साल था वो कोरोना की शुरुआत थी। और मार्च महीने के अंदर जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो घर पे रहे हम। चंडीगढ़ में मेरा घर था। तो उस टाइम मन में विचार आया भी सिटी में रहने की में कोई कोई लाभ नहीं है यहाँ पे। हमें अपने खेत में जाना चाहिए और वहीं शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, और बिना किसी जहर के, बिना किसी केमिकल के हमें सारे उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए और वही खाना चाहिए और वही खिलाना चाहिए। आगे आने वाला टाइम इसका इस केमिकल खेती का नहीं है, जैविक खेती का है। अपना स्वास्थ्य सही रखना है, इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पानी है या इनसे दूर रहना है, तो इसका एक ही तरीका हो सकता है भी शुद्ध खाएं, शुद्ध खिलाएं और शुद्ध वातावरण में रहें। इसी हिसाब से ही मैंने ये निर्णय लिया भी जैविक खेती करूंगा जी। तो आदरणीय, आपका ये कहना है कि जो केमिकल का युक्त जो रासायनिक खेती होती है वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध प्राकृतिक जैविक खेती है। क्या जी आप सदन जी, को बताना चाहते हैं? बिल्कुल 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 जी। अभी आप कितने एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं? 15 एकड़ में कर रहा हूँ जी। राइट। और उसमें उत्पादन का क्या रेशियो है? उत्पादन का केमिकल वाली खेती से तो बहुत कम है अभी, पर मेरी जमीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत सुधार हो गया। और अब सिर्फ एक ही चैलेंज है मेरे लिए, हेलो। वीड्स का। जानवर कितने, गाय कितनी है आपके पास? मेरे पास 8 गाय हैं जी, और छोटे बड़े 8 पशु है। देसी गाय है सारी, हम्म, उनके बच्चे या गाय। हम्म।
गौमूत्र इकट्ठा कैसे करते हो? गौमूत्र का मैंने, जो मेरा पशुओं का बाड़ा है, उससे मैंने पाइप अंडरग्राउंड बिछा के एक टैंक बना रखा है, उसमें अपने आप ही इकट्ठा होता रहता है। जैवामृत, घनामृत, बीजामृत ये सब बनाते हो? हाँ, ये सब बनाता हूँ, उसके बिना मैं कोई काम नहीं करता। बीजामृत के बिना मैं कोई बीज खेत में नहीं डालता। जीवामृत मैं रेगुलर देता हूँ, घन जीवामृत मैं साल में 2 बार देता हूँ। और सारी अभी कौन सी फसल लगाई थी इसके पहले? अभी जैसे मेरी गेहूं लगी हुई है, गेहूं चल रही है, और अभी सरसों काटी है, चना काटा है। गन्ने का मैंने गुड़ निकाला था, अब की बार देसी गन्ने का बीज मिल गया था मुझे कहीं से। मैं कोशिश करता हूँ कि देसी बीज लगाया जाए। जी जी। हाँ। गेहूं की वैरायटी कौन सी है? सीड 306। 306। हाँ, एक थोड़ा सा मैंने राजस्थान की एक वैरायटी है 1121, वो भी लगा रखी है। अभी निकला कि नहीं गेहूं? गेहूं अभी नहीं, अभी कटा भी नहीं, अभी बारिश हो गई थी कल और परसों, अभी 10-15 दिन कटने में लगेंगे। ये गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, यूरिया की पूर्ति के लिए क्या डालते हैं? इसमें मैंने बीच बीच में चने की रोड लगा रखी है, हम्म, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं भी जो नाइट्रोजन के लिए मैं कुछ अलग से डाल रहा हूँ। अपने आप ही खेत में मैं ज्यादा से ज्यादा जो बायोमास है उसको मिलाता हूँ, उसकी वजह से ही मेरा जमीन का स्ट्रक्चर और उसमें सारी आपूर्ति हो रही है सारे खनिज लवणों की। हेलो। कितना एवरेज आ रहा है आपका गेहूं का? गेहूं का पिछली बार 7-8 क्विंटल हमारे यहाँ बिगा होता है 5 केनाल का, तो मतलब ये मान के चलो भी 10-11 क्विंटल प्रति एकड़। सही है। क्या भाव आप बेचते हैं फिर उसको? 4,000 के आसपास जी। ये सी सी बाजार थ्री मिल जीरो जाता है सिक्स आपको आराम से बाजार? हाँ, गेहूं बिक जाता है जी, गेहूं चाहे जितना मर्जी हो, गेहूं चना बिक जाता है। चना और मूंग तो इसमें हो जाता है मन से। हाँ, मूंग भी लगाया था मैंने, चना भी है। चना थोड़ा था, जो बीच बीच में रो लगाई थी बस वही थी। और अकेला चना ऐसे कोई 5-4 एकड़ में चना नहीं लगाया था मैंने। हाँ, नहीं, अगर गन्ना आप लगाया था लगाओगे मैंने। तो चना पैदा हो जाएगा, चने में दिक्कत नहीं है। ना ना, चना होता है जी मेरे बहुत बढ़िया। हाँ, सिर्फ मेरे गेहूं सबसे बढ़िया गेहूं गेहूं में दिक्कत है, बस गेहूं कम पैदा होता गेहूं, उसमें वीड्स हो जाती है। है। गेहूं में और चावल में बल्कि वीड्स, पिछली बार मैंने चावल लगाया था 1482, उसमें मेरा 1121 चावल लगाया था, उसमें वीड्स बहुत ज्यादा हो गई थी। निंदवाना पड़ता वो तो लेबर से। हाँ, वो लेबर का खर्चा पड़ता है जी उसमें। मैं बता रहा हूँ आज के दिन मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है बस, इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेबर में दिक्कत आती है। हम्म। कोई वीड्स का निकालने का, कोई इसको खत्म करने का कोई तरीका हो तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि मुझे भी बताएं। वो तो लेबर से ही निकलाना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में, या फिर मल्चिंग करो। मल्चिंग भी कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो मैंने भिंडी लगाई, ऊपर मल्चिंग कर दी थी तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर मल्चिंग हटाई तो भिंडी के वो बढ़िया चल पड़े। वैसे मैं गन्ने में मल्चिंग करता हूँ, हम्म। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्चिंग की। एक बार मैंने गेहूं, सबसे पहले साल जो गेहूं लगाई थी, वो मेरा धान का खेत था, उसमें सारा जो रेजिड्यू था उसी में खेत में पड़ा था, और गेहूं का छिट्टा दे के पानी लगा दिया था, और ऊपर से जीवामृत डालता रहा, वो भी मेरा गेहूं ठीक हुआ था, उसमें वीड्स नहीं हुई थी। जी जी। और कोई प्रश्न हो तो पूछो इनसे। बस जी, आप कोई पूछना चाहते हैं, कुछ मेरे से जानना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। जी आदरणीय भाई साहब, आपको आदरणीय श्री मनीष भाई साहब ने हैंड राइज किया है। हाँ जी, आदरणीय पूछिए मनीष मुख्य जी। अतिथि आदरणीय मुख्य अतिथि जी को नमस्कार। सर, मुझे आपसे एक जानकारी नमस्कार। चाहिए थी। चूंकि आप श्री गंगानगर से हैं,
तो वहां पर सर राठी हाँ गाय जी, मिलती है ना? यहाँ पे राठी गाय ज्यादा होती है जी। है ना सर? तो आपके नॉलेज में है हाँ क्या सर? मुझे एक राठी गाय चाहिए सर। हाँ, दे देंगे आपको राठी गाय। तो मेरे पास सारी राठी गाय खरीदता हूँ मैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गाय राठी है। जी सर। तो हम्म। मतलब सर हमने वहां से बुलाई थी तो वो किसी एजेंट के माध्यम से आई थी। तो उसमें कुछ गाय ना उसने गड़बड़ पहुंचा दी थी सर। हाँ, वो वहां से एजेंट कुछ तो फोटो ऐसे। बताया था हाँ और यहाँ हाँ, पर फिर कुछ भेज दिया था। नहीं एजेंट तो ऐसे ही करते हैं, ये तो किसी किसान से ही ली जाए ना तब अच्छा होता है। तो सर प्लीज आप हमको ना एक गाय अरेंज करवा दीजिए सर प्लीज। मतलब ऐसा होता है मनीष जी भी, आपको कैसी गाय, एक एक तो होती है भी पहले ब्यात की, जी एक होती है दूसरे तीसरे चौथे ब्यात की। क्या सर, पहले कंडीशन क्या ब्याज हो की गया? चल जाएगी। पहले 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 ब्याज की या दूसरे ब्याज की सर? दूसरे ब्यात की ले लो, पहले ब्यात की कई बार गड़बड़ कर जाती है। जी सर, दूसरे ब्याज में आप अच्छी सी गैया दिलवा दीजिए, हम्म। सीधी सादी सी सर। वैसे सर राठी गाय तो बहुत सीधी ही होती है, बहुत हाँ, अच्छे होते ज्यादातर हैं। सीधी होती है, ज्यादातर सीधी जी सर। होती है। जी हाँ जी। जी, हाँ जी। तो हम्म। आपका सर नंबर मिल सकता है क्या हमें? हाँ, नंबर क्यों नहीं मिल सके, नोट कर लो। नाइन जी डबल सेवन 1 सेकंड सर। 977 नाइन एट 98 जीरो डबल वन डबल वन। 01111। जी सर, थैंक यू सर, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा सर। हाँ, कोई बात जी जी सर। नहीं। हाँ जी। इसका गाय का दूध का कैसा एवरेज रहता है और उसकी क्या लगभग कीमत होती राठी है, गाय, थोड़ा सा इसमें राठी बता। गाय का जो दूध होता है ना जी, वो एवरेज 5 किलो एक टाइम का होता है। हेलो। जी जी जी। और उसका कितने में, वो मतलब जो दूसरे वो ब्यात डिपेंड वाली है। करता है। हाँ, वो जो उसकी कीमत जहाँ तक है, एक तो वो बिल्कुल कोई भी उसको दूल्हे, मतलब बिल्कुल सीधी सादी हो। और दूसरा ये होता है भी उसकी सेहत कैसी है। तीसरा वो कितनी सुंदर है गाय। चौथा, वो खाने पीने में सही है क्या। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर मान लो 5 हम क्वालिटी ढूंढते हैं और उसमें से 4 मिल जाती है, तो वो गाय 35,000 की मिल जाती है जी हमें, 35,000 की। जी बहुत सुंदर। हाँ। यहाँ कई लोग, कई किसान हमारे कह रहे हैं कि हमें वो गाय चाहिए जो, तो जैसे मनीष ने बोला कि राठी गाय हैं, कोई गिर गाय की भी बात करते हैं, तो मतलब गिर देसी गाय गाय नहीं है हो। जी हमारी और साइड में। जी तो जी। दूध कितना देती है? दूध दूध दिन में? 5 किलो टाइम का। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी उसकी देख रेख पे डिपेंड करता है, वो अच्छा सा उसकी केयर हो तो दूध 5 से 6, 4 से 6 किलो मानो आप राठी गाय का। और राठी गाय दूध देती है 7-8 महीने तक, और उसको छोड़ना पड़ता है 2-1 महीने लास्ट में जब वो ब्याने वाली होती है तो। हेलो। जी 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 रंजना जी, आदरणीय पवन जी को आमंत्रित कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और हाँ जी। आप जुड़े रहिए। और आगे हम आदरणीय श्री पवन कुमार सर को आमंत्रित करते, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं हमारे पतंजलि जी ओपन। नमस्कार रंजना जी। नमस्कार सभी सदस्यों को। आज के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। आप ने बहुत संक्षेप में अपना संवाद किया, लेकिन हमारे इसी योगाहार मंच में जुड़े हुए एक उनकी एक समस्या कहेंगे, उनकी एक इच्छा कहेंगे, उसका कुछ आगे उसमें बढ़त हो गई, तो ये भी एक उपलब्धि है आज की तारीख में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो खेती कर रहे हैं उसमें आप सब्जियों को और पेड़ों को और ये अन्य जो चीजें हैं, क्या उनको भी आपने समाहित कर रखा है और उसका मैं बताऊं आपका क्या आपको। अनुभव? हाँ जी, जी हाँ जी। सर ऐसा है, मैंने अपने खेत को 9 भाग में डिवाइड कर रखा है। हर 100 फीट के बाद मैंने एक रो अपने फ्रूट ट्री की लगा रखी है। एक रो, एक एक फ्रूट ट्री की, दूसरी रो दूसरे फ्रूट ट्री की, तीसरी तीसरी। इस तरीके से पूरे खेत को 9 भागों में बांट रखा है, 100-100 फीट पे।
और चारों चारों तरफ मैंने बाउंड्री पे मैंने पेड़ लगा रखे हैं। जैसे मान लो अर्जुन के लगा रखे हैं मैंने, एक वो जंगल जलेबी होती है वो लगा रखे हैं, करौंदा लगा रखा है, गुलाब लगा रखा है। बाउंड्री के चारों तरफ मैंने ये चीजें लगा रखी है। और जो मेरा खेत का बीच का रास्ता है उसमें मैंने नीम लगा रखे हैं सारे, और उस नीम के बीच में फालसा लगा रखा है। और इस तरीके से मैंने पूरे खेत को मतलब 100 बाई 165 फीट में डिवाइड कर रखा है। उस 100 बाई 165 फीट में मैं फसल को तैयार करता हूँ। तो जैसे मान लो मेरे खेत में इस तरीके के ये प्लॉट है लगभग 16-17। तो 16-17 तरह की चीजें, किसी किसी कोई जैसे गेहूं है तो वो मैंने 6-7 प्लॉट में लगा दी, चना है 2-3 प्लॉट में लगा दिया, सरसों है 2-3 प्लॉट में लगा दिया, बीच में भी रोड डाल देता हूं मैं ये इंटरक्रॉपिंग करने के लिए। और सब्जियां एक साइड में मैंने कर रखी है, वो 4 प्लॉट में मैंने सब्जियां कर रखी है, जो हर तरह की सीजनल सब्जियां लगाता हूं मैं। और मेरा खेत हाईवे पे है, और अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ भी बाहर मैं अपना जैविक स्टोर खोलूं, जिसपे मेरा गुड़, जो मैंने अब की बार गुड़ शक्कर बनाई है, प्लस मेरा सरसों का तेल होता है परसों, प्लस मेरा चावल पाकिस्तानी बासमती मैंने लगाया था। हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है जी, ये घग्गर नदी के बहाव में है। और तो कभी ये बहाव में था हमारा खेत, आज से 20-30 साल पहले, पर अब वो बहाव कम हो गया, तो अब इसमें दोनों फसलें होती है। अदरवाइज एक ही फसल होती थी पहले, जब घग्गर नहीं आती थी, तो सीजनल नदी है वो, तो उस टाइम एक फसल होती थी। तो इस तरीके से मैं हर तरह की फसल करता हूँ जी। मैं मेरे खेत में कम से कम ये मान के चलो भी 25 तरह की फसलें हैं। हर 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 महीने 25 तरह की फसलें होती है मतलब। तो इस तरीके से प्लानिंग कर रखा है जी मैंने। अभी मैंने गुजरात से एक जीवामृत का मेरा बहुत बड़ा वो था, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, रोज रोज ड्रमों में घोलते थे, छानते थे। तो एक मैंने बैग मंगाया वहां से 3500 लीटर का। वो 45 दिन में कल्चर जीवामृत का तैयार हो जाता है। उसमें सेम चीजें, वही इंग्रेडिएंट्स वही लगते हैं उसमें, बट उसमें थोड़ा सा वो अनएरोबिक होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं लगती। तो वो 45 दिन में तैयार हो जाएगा, और वो उसकी क्वालिटी मतलब ये जीवामृत से बेटर होगी, बहुत बेटर होगी। और वो मैं सारे खेत में मैंने ड्रिप पाइपें अंडरग्राउंड बिछा रखी है, और पेड़ वाले जो फ्रूट ट्रीज है उनमें मैंने ड्रिप लेकर रखी है, वो ड्रिप से पानी जाता है उसके अंदर। और खेत में मैंने 100 बाई 200 की एक नहर के पानी के लिए पानी का पौंड बना रखा है, जो कि मैंने पक्का नहीं किया, कच्चा ही रख रखा है उसमें। और उसमें मैं अपना, जैसे मेरी 15 दिन के बाद नहर की बारी आती है, उसमें पानी स्टोर कर लेता हूँ। और प्लस जब ये घग्गर नदी आती है सीजन में, ये जुलाई अगस्त में आती है, तो उसका पानी उसमें डाल लेता हूँ। मेरा पानी उसी से चलता है। अदरवाइज इस खेत में मेरे आने से पहले ट्यूबवेल का पानी लगता था, उससे जमीन का स्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया था, श्योरा हो गया था उसमें। और आज के दिन लोग सभी कहते हैं भी जी आपने बहुत खेत को सुधार लिया, या तो श्योरा है ही नहीं आपके। तो इन प्रयासों से खेत का सुधार हो रहा है जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत आपने जो वर्णन किया है उससे पता लग रहा है, देखने की भी इच्छा हो रही है। कभी आप जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें आप फोटो डालेंगे, वो हाँ जी, आपको, हाँ जी। हमें भी जो सदस्य हैं उनको एक आनंद आता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। तो अब ये जो आपके थैंक यू वहाँ जी। अलग अलग तरह की सब्जियां हैं और आपके जो उत्पाद है उसको बेचने की आपकी क्या प्रक्रिया रहती है अभी वो वर्तमान में? वही वो अभी आपने जैसा बताया कि आप हाईवे में अपना स्टोर खोलेंगे, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? मंडी में सर जाते हैं ऐसा है, या? मेरे मेरे खेत से 50 किलोमीटर एक हकीकत एक संस्था बनी हुई है, एफपीओ बना हुआ है किसानों का, जैविक किसानों का, हनुमानगढ़ है। और उनका मैं मेंबर हूँ। तो पिछले साल तो मैंने उनको नहीं दे पाया था, यहीं बिक गया था कुछ जो था। अब की बार वो मुझे कह रहे हैं, मेरे पास चावल पड़ा है पाकिस्तानी बासमती, वो नहीं बिका था क्योंकि हमारी साइड में चावल कम खाते हैं लोग। तो उन्होंने कहा था भी मुझे चावल, गेहूं, चना, सरसों, ये सारी चीजें आप जितना आपके खेत में उत्पादन होता है सारा मुझे दे देना। उनके रेट हम ही फिक्स करते हैं, किसान ही फिक्स करते हैं, मेंबर जी। तो उसमें तेल का रेट 280 रुपये फिक्स हुआ है, और गेहूं का रेट 4000 रुपये हुआ है, और चने का 7000 रुपये हुआ है। इस तरीके से रेट हमने फिक्स कर दिए, जिस किसान के पास भी होगा
वो वहाँ पे स्टोर खुला हुआ है, एक बड़ा स्टोर हनुमानगढ़ में, वहाँ भिजवा देंगे सर। वहाँ पे जुड़े हुए हैं कंज्यूमर्स, वो ले जाते हैं जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत अपने एफपीओ के बारे में बताया, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हाँ जी। लेकिन जो आपके वहाँ सब्जियां होती हैं उसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं बिक्री करने की? सब्जियां मैंने जैसे आपको अभी बताया भी, मैं 4-5 प्लॉट्स में सब्जियां करता हूँ और थोड़ी मात्रा में करता हूँ जी। पिछली बारी मैंने जैसे ये स्टोर अभी भी नहीं है, अब खोलूंगा, तो मैंने गांव, जो मेरा गांव है उसमें मैंने एक वो रेड़ा सा बना के एक लड़के को दे दिया था, वो रोज बेचाता था। तो जो सब्जी बाजार में 5 रुपए बिकती थी, वो 20-25 रुपए गांव में बिक जाती थी। और मात्रा थोड़ी होने की वजह से, मतलब उसमें वैरायटी ज्यादा हो गई और क्वांटिटी कम हो गई, तो उसकी वजह से मेरी वो सब्जियां खप जाती थी। ये उसी हिसाब से ही मैं अब की बार मैंने हर तरह की सब्जी लगा रखी है, पर थोड़ी मात्रा में लगा रखी है। और वो मेरे आसपास, हमारे यहाँ मिलिट्री एरिया है जी बहुत बड़ा, और अभी मेरे किसी किसान भाई ने मुझे सजेस्ट किया भी, आप अखबार में एक बार वो पम्फलेट दे दो और लोग आपके घर आ जाएंगे लेने के लिए। ये फौजी लोग जो हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयज, बहुत बहुत बड़ी कैंटोनमेंट एरिया है हमारा यहाँ, तो उसमें वो अब की बार कोशिश करूंगा अभी वो यहाँ से स्टोर से लेना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है जी, इस साल से मुझे बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे की प्लानिंग भी बहुत सुंदर है। इससे मुझे लगता है कि हमारे भी बहुत सारे साथियों को कुछ आइडियाज भी आ रहे होंगे। लेकिन अब आपने जो एफपीओ के बारे में बताया, उसके बारे में जरा और बताइएगा कि ये एफपीओ में निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया रहती है। आपने सदस्यता के बारे में तो बता दिया कि सदस्य हैं, तो आपने कुछ शेयर या कुछ पूंजी जमा की होगी और उसमें एक सदस्यता ली होगी। हाँ जी, हाँ तो जी। एफपीओ में विभिन्न तरह के चीजों में निर्णय कौन लेता है वो और मैं रेट बताता कैसे तय करते तो वो मैं बताता हूँ जी। हमारा क्या होता है जी, हर महीने की 13 तारीख को एक मीटिंग की डेट फिक्स कर रखी है। मान लो हम तकरीबन 95 मेंबर्स हैं उसके, जो जैविक किसान, 95 ओनली, मतलब ऑर्गेनिक फार्मर्स कैन ज्वाइन दिस। तो इसके अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता उसमें। तो 13 तारीख को हम जो भी सबको इनवाइट करते हैं, भी कोई आना चाहे तो मीटिंग कर ले। तो उसमें कोई भी किसी का सुझाव हो, किसी की कोई शिकायत हो, वो वहाँ पटल पे रखते हैं और उसको आपस में डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और रेट की बात जहाँ तक है, वो साल में 2 बार मीटिंग होती है। वो उस टाइम हम जितने भी, अब की बार जैसे मैं अभी गया था पिछली 13 तारीख, अभी जो 13 तारीख गई है, तो उसमें हम 15-16 किसान इकट्ठे हुए थे। तो हमने जो भी प्रेजेंट होंगे, वो बहुमत के साथ जो निर्णय ले लेंगे वो सब पे लागू होगा जी। ये हमने रेजोल्यूशन पास कर रखा है। तो जो हमने निर्णय ले लिया, अभी ये रेट होगा भी 4,000, 7,000, ये 280 रुपए, ये सारी चीजों के, तो वो रेट अब आगे चल पड़ेगा, उसी रेट से सारे किसान देंगे। इसमें अभी कोई मतभेद हुआ नहीं वैसे। आगे कुछ होगा तो हैं? कोई जी एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह कुछ बनाएंगे जी उसमें। हेलो। हेलो, जी जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा भी आगे, जब अभी तक तो कोई ऐसा मतभेद किसी में हुआ नहीं, और अगर कोई होगा तो अब ये भी सोच रहे थे हम, कोई भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दे जो ये सारे निर्णय ले और सारे काम करे। तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है, देखो कब उस पर निर्णय होता है। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये जो रेट है, मतलब एक तो आपने तय कर लिया, लेकिन हाँ क्या जी। मार्केट के साथ भी देखते हैं कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है और नहीं, हम हाँ, कितना रेट कर ये भी सकते मैं बता दूं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं का है जी, जैसे एमएसपी 2125 रुपए है जैसे। हेलो। हैं? हाँ जी, हाँ जी बताइए, सुनाई दे रहा तो हमें पता है भी गेहूं कहीं मिलती नहीं, गेहूं तो हमारे वहाँ शॉर्ट ही रहती है। गेहूं का तो हम ढूंढते रहते हैं भी, कोई मेंबर बन जाए हमारे जैविक किसान। और कोई अच्छा, उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका लैब टेस्ट होता है। जब भी मान लो मैं ट्रॉली भर के गेहूं ले जाऊंगा, तो उसका लैब टेस्ट होगा। और अगर लैब टेस्ट में मेरा सैंपल पास हो गया, तो वो मेरा वहां पे उतरेगा, अदरवाइज उतरेगा नहीं। मतलब पहले मुझे अपना लैब टेस्ट पास करवाना होगा। और उसके बाद जैसे मान लो गेहूं एक दिन के अंदर मान लो 10 ट्रालियां चलेगी, तो हमने एक गोडाउन बना रखा है, उसमें उसमें स्टोर कर लेते हैं।
ये व्यवस्था भी कर रखी है। और पहले ही हम लॉस में चल रहे थे, अभी अभी एफपीओ प्रॉफिट में भी हो गया, और वो प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है सारे मेंबर्स में। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये लैब टेस्ट के लिए सरकार कराती है कि लैब है या प्राइवेट लैब है, कैसे नहीं, इसको करते हैं एक लैब? रेपुटेड लैब है जीरकपुर में, वहां से करवाते हैं जी, जो तो एक्रेडिटेड उसका है। क्या चार्ज होता है, चार्ज क्या लेता है? चार्ज ज्यादा होते हैं जी उसके। चार्ज जैसे अच्छा। हाँ, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये एक सैंपल के हो जाते हैं कई बार तो। अच्छा, तो ये वो सारे फिर जब किसान उसका चार्ज वो देते सारा हैं? डिवाइड हो जाता है ना जी, वो तो उसके उसमें वो खर्चा डल जाता है एफपीओ में। एफपीओ किस्म आ जाता है। तो ये जो लैब टेस्ट है इसमें क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं? इसमें और ये पास होने के मानक क्या है, पास होने के मानक क्या है, या फेल होने के क्या मानक है? इसमें कोई भी पार्टिकल, उसका जहर का पार्टिकल और केमिकल का पार्टिकल नहीं आना चाहिए। वो इतनी डिटेल से मैंने नहीं देखी उसको। अगर मैं जी, आपको नेक्स्ट जब भी कोई मीटिंग होगी तो वो मैं रिपोर्ट भेजूंगा आपको भी, यही हमारे पैरामीटर्स है। जरूर जरूर। क्योंकि दो तीन पैरामीटर हैं, एक तो आपका पेस्टिसाइड है कि नहीं है, हाँ, बस पहली वही चीज तो एक ये सबसे आती है। बड़ा तो यही होता है जी। हाँ जी। दूसरा, उसकी वो स्कैनिंग करते हैं आजकल। तो अच्छा जी। उसमें ये पता लग जाता है कि टूटा कितना है, उसके अंदर कीड़ा तो नहीं है, कोई हाँ हाँ बेरंगा तो नहीं है। हाँ तो हाँ एक हाँ। तो स्कैनिंग होती है, एक पेस्टिसाइड रेसिड्यू होती है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें से कौन सा करते हैं ये आप नहीं, ये ये आगे ये भी अगर पेस्टिसाइड वाला तो होता ही होता है जी। बाकी मैं डिटेल जी, वो रिपोर्ट मैं आपको लेके कभी शेयर करूंगा। जरूर जरूर। हाँ जी। तो जिसका पास हो गया तो मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छी है, और हाँ जी, मतलब ये तो गुणवत्ता। पेस्टिसाइड नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसा है, कोई मार्केट से तो हम खरीदते नहीं। हम किसान आपस में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, भी तू क्या डाल रहा है, तेरा फसल कैसी है, ये है वो है। तो सब ईमानदारी से काम करते हैं जी, कोई ऐसा इसमें फ्रॉड नहीं है। जी जी। तो हाँ जी। ये कार्य करते हुए क्या कभी किसी का सैंपल फेल भी हुआ? एक बार हुआ था जी, उसको हमने फिर सारा उसका वापिस कर दिया था। अच्छा। हम्म। ठीक। और फिर उसको हमने ब्लैक लिस्ट भी कर, उसको मतलब अपनी संस्था से भी हटा दिया था। अच्छा, उनको आपने संस्था से भी हटा दी, ओके। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी। इस तरह का फिर निर्णय आपके जो बोर्ड है उसने लिया है वो या कर कैसे देते हैं, लिया है, हाँ जी। बहुमत? बिल्कुल 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 जी, वो तो हमारी हमारी 60 पे बट्टा हो जाता है, फिर हम तो उसको तुरंत, मतलब जैसे एक बार हुआ था तो वो बहुत मतलब सख्ती से उसके ऊपर निर्णय लिया गया। जी जी जी। हाँ जी। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, हमारे हमारे सभी साथी जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए आज हमें राजेंद्र जी से मिला हुआ है। और जैसा जैसा हम उनसे पूछते जा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ नई बातें हमें निकल के आ रही हैं। और मुझे लगता है कि इनके जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी है, इनके द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है वो व्यवस्था इन्होंने अच्छी बना रखी है। क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने की बात इन्होंने कही है। तो हमारे जब भी किसान आपस में साथ मिलकर काम करते हैं तो आपस में तालमेल के साथ स्ट्रॉन्ग निर्णय भी लेने की जरूरत पड़ती है। और जरूरत पड़े तो ब्लैकलिस्ट करने की भी जरूरत पड़ती है। तभी जाकर के हमारी ये जो जैविक खेती है और ये साथ मिलकर के काम करने की जो वो रहती है, उसमें एक डिसिप्लिन जब तक के नहीं बनता है तब तक के सफलता हमें नहीं मिलती है। तो ये इनकी इनके व्यक्तिगत रूप से भी और ये सामूहिक रूप से अपने एफपीओ के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खेती को भी अच्छा कर रहे हैं, मिट्टी को इन्होंने अच्छा कर दिया है। लेकिन इनकी एक समस्या का अभी तक के समाधान नहीं हुआ है, और वह है कि वीड का नियंत्रण कैसे करें। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने बाकी साथियों से भी, सदस्य में जो यहाँ जुड़े हुए हैं, कि अगर उनके कोई सुझाव है जो कि आप राजेंद्र जी को देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। क्योंकि हमने इस मंच के माध्यम से भी और वैसे भी हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को जानकारी दें, और एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान की बात हो सकती है। क्योंकि अभी तो ये अपने एफपीओ के साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि आसपास से भी जुड़े। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से ये आपके जो राठी गाय का आदान प्रदान की बातचीत हुई है, ये अन्य जगह से भी आज जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि और हमारे बीच में कई राज्यों के हमारे किसान हैं। तो आप सब लोगों की जिज्ञासा होगी, आप लोगों के प्रश्न होंगे, आप लोगों के सुझाव होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप राजेंद्र जी को भी दें। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ, और राजेंद्र जी को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीके से आज बातचीत बताई है, बात की है।
और इनके अनुभव आने वाले समय पर इनकी राजन फोटोग्राफी जी, के द्वारा मूंग का क्या ये रेट है मिलते आपके यहाँ? रहेंगे तो मूंग का फायदा है। हेलो मूंग का क्या रेट है आपके यहाँ? सर, अभी तो मूंग नहीं है हमारे पास। सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर पिछले साल मेरे पास ये मूंग था, तब मैंने 8,000 रुपये दिया था। अभी सस्ता खत्म है। है, मेरे पास मूंग नहीं है जी। हाँ जी। जैविक मूंग 8,000 में बहुत सस्ता दे रहा है। अच्छा। हम्म। हम्म। वो हमारे यहाँ होता क्या है 7200 जी। तो मंडी बिकती है, हाँ जी, हाँ जी। और बीज वो में जब थोड़ा जाता सा है 12-13 हजार रुपए। ज्यादा हो जाता है ना, जब प्रेशर में आ जाते हैं जी, अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये समझ में आएगा भी, ये चीजें ऐसे देने वाली नहीं है। अब जैसे गुड़ है, मैं 170 रुपये किलो बेच रहा हूँ जी। हाँ, गुड़ तो अच्छा है ये, आपका। हाँ, ये रेट मैं बहुत बढ़िया ले रहा हूँ, गुड़ का रेट। गुड़ हाँ जी, हमारे हाँ यहाँ जी। सस्ता है। गुड़ हमारे यहाँ जैविक 70-80 रुपए किलो मिल जाता है। हाँ हाँ, वही लोग लोग लेने आते हैं वैसे भी। हाँ, एक कट्टा दे दो, 50 किलो दे दो, और जब रेट का पता लगता है तो कहते हैं जी 20 किलो तोल दो। हम्म। ऐसा हो जाता है, तो रेट इसका मैंने ज्यादा रखा है, क्योंकि मैंने गुड़ में बहुत मेहनत की। मैंने घर की अपनी कुल्हाड़ी लाया, घर पे ही मैंने निकलवाया उसको, कुछ भी नहीं डाला उसमें। सब लोग देख रहे थे भी, ये देखो किस तरीके से गुड़ निकल रहा है, तो मैं क्यों ना मगा अच्छा रेट लूं इसका। तो सही आगे बात। मूंग का भी रेट अच्छा लूंगा जी। अब मैं मूंग लगा रहा हूँ, कल परसों बो दूंगा, ये जो जायद मूंग होते हैं। और इसको फिर बेचूंगा, तो आपका सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा भी, कम रेट नहीं होना चाहिए। और ये मैं एफपीओ भी दूंगा। ये मेरे लोकल, मेरा सिटी मेरे साथ ही लगता है, 3 किलोमीटर पे है सूरतगढ़ सिटी। तो वहाँ अब लोगों को धीरे धीरे पता लगने लग गया, तो वो ले जाएंगे। नहीं, आपके वो जो स्टोर है, स्टोर पे तो महंगा बिकता होगा ना? स्टोर तो अभी खोला नहीं जी। अभी अभी मैं, अच्छा, हम्म। उस पे मैं बता रहा हूँ ना, पिछली बार सिर्फ मैंने दिया था। हम्म। हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल से 10,000 बेचा था, हम्म। 8,000 लेके। ठीक। हम्म। जी, आदरणीय सदन में हमारे ओमकार नाथ जी उपस्थित हैं, जो एफपीओ संचालन करते हैं। और उसके बारे में अगर कोई आपसे पूछना है हमारे चीफ गेस्ट महोदय से, तो वो सवाल कर सकते हैं। और कीटनाशक के बारे में हमारे विनय कुमार जी लखनऊ से उपस्थित हैं, वो आपसे संवाद करने का कष्ट करें। हाँ जी। तो जी, सबसे पहले आदरणीय विनय कुमार जी। जी, चलिए, ओमकार नाथ जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार सर। चीफ गेस्ट, मेरा निवेदन है कि हम सर नया नया आईपीओ बनाए हैं सर। पूरा शुरुआत में हम क्या करें, क्या इसमें शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन मेरा करें। शुरुआत के अंदर तो जैसे मान लो, हर एक एक किसान आपके साथ जैविक जुड़ता है, तो उसको कहो कि तुम 2-3 किसान और जोड़। जितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स होंगे, जितने ज्यादा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी प्रोडक्ट्स की, भी हर तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। उस चीज को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि स्टोर में कोई 2-3 चीजें रख के तो वो स्टोर चल नहीं सकता। एफपीओ बना के उसमें हर तरह का होना चाहिए। अब जैसे हमारे स्टोर वाले आपके महाराष्ट्र से, गुजरात से भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक किसान होते हैं। सर्टिफाइड इन इन द सेंस, कोई ये नहीं भी वो कोई एक कागज एक मिला हुआ है, उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक विश्वास की भी बात है भी, वो किस तरीके की खेती कर रहे हैं, इधर उधर से सब पता लगता है वो। और फिर उसके बाद लैब टेस्ट होता है, तो उसमें बिल्कुल ही पता लग जाता है। तो ज्यादा ज्यादा किसान जोड़ के शुरू में, जैसे 20-30 किसानों से आप शुरू कर सकते हैं जी। और फिर धीरे धीरे आप हर एक किसान को भी आप अपने साथ 2-3 किसान को और प्रेरित करके अपने साथ जोड़ो, और हमारे मेंबर्स बनाओ। इसी तरीके से जब आपके 70-75 मेंबर्स हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ जाएगी आपकी, और आपका एफपीओ बढ़िया चल सकता है, स्टोर बढ़िया चल सकता है। जी, उसमें किसान को जो जोड़ते हैं, उनका सामान की बिक्री कैसे होता है, उनका क्या मतलब उनका रेट कैसे निर्धारित होता है? रेट और मैंने उनको बताया ना। एपीओ के माध्यम से क्या मैनेजमेंट चार्ज उनका लगता है, क्या लगता है, कैसे होता है? नहीं नहीं, होता क्या है, जैसे मान लो हम 5,000 से मेंबर बनते हैं। हमारी जो शेयर कैपिटल होती है, वो 5,000 ईच होती है। और उसमें अगर मान लो मैं 50,000 के शेयर्स खरीदना चाहूँ, तो मेरे पास वोटिंग राइट सिर्फ एक ही होगा, 10 नहीं होंगे। तो जितना मर्जी कैपिटल बढ़ा दो, बट उससे प्रॉफिट तो आपका ज्यादा आ सकता है, पर वोटिंग राइट एक ही रहेगा। इस तरीके से हम किसानों को मेंबर बना के, और उनके एक एक वोटिंग राइट दे देते हैं उनको। और कहीं भी ऐसा कुछ होता है भी, कोई निर्णय लेना है, कहीं कोई टकराव है,
तो उसकी वोटिंग हो सकती है। बस इस तरीके से होता है जी। जी एक किसान कितना शेयर ले सकता है? अभी इनिशियली मैक्सिमम लिमिट 50,000 की है, मिनिमम 5,000 की है। यानी कि एक शेयर 5,000 का, मतलब 5,000 मिनिमम की। 5,000, 5,000 हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, हाँ। मैक्सिमम 50,000 तक वो अति कर सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। पर जी उसका कोई ऐसा नहीं भी उस एफपीओ पे उसका अधिकार हो जाएगा, वो 50,000 रुपये ले लेगा तो वो जैसे दूसरे जी मेंबर है उसी तरीके से वो मेंबर होगा। बट उसका जब प्रॉफिट का शेयर जो है वो उसका उसी रेशियो से आ जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, ये गोदाम में जो आपने बताया, इस ये तो जहाँ पर स्टोर है, जहाँ पर ये ऑर्गेनिक स्टोर है, जहाँ पर सामान बिक्री होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? वो उसमें कैसे हमने मतलब 2 उसका लड़के रख रखे काम? हैं जी, जो सैलरी जी बेसिस जी पे है। और वो लड़के भी अपने खेत में जैविक तरीके से खेती करते हैं। उनका भी मतलब ऐसे लड़के देखे जो जिनका इंटरेस्ट हो, जो प्रचार करे इस चीज का भी, हाँ ये चीजें आपको लेनी चाहिए, ये अच्छी है। ये नहीं भी कोई किसी भी लड़के को पकड़ के मार्केट से सेल्समैन को वहां बिठा दिया। मतलब जिसका खुद की रुचि हो, खुद कर रहा हो। वो किसानों के परिवार में से ही 2 बच्चे हमने लिए, पढ़े लिखे, बीएससी एग्रीकल्चर, और वो हमने बिठा दिए उसमें। और वो बढ़िया मैनेज कर रहे हैं जी उसमें। जी जी और जी जी जी। हर महीने 2-3 खेतों का विजिट भी होता है, जिसमें जो मेंबर्स कुछ में जैसे एक्टिव होते हैं, कुछ मेंबर जिनके पास टाइम होता है, जिनका बहुत रुचि होती है भी हर खेत जाके देखा जाए, तो वो भी एक ग्रुप बना रखा है हमने, जो खेत। हेलो। जी 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 हाँ जी। दिनेश जी, अगर समय आप ये विषय पे मैं 2 मिनट बात करना चाहता जी जी, हेलो। स्वागत है जी जी। जी। हूँ। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है। ये एफपीओ की बात चल रही है अभी। हाँ जी। तो इधर महाराष्ट्र में, एमपी में क्या स्ट्रक्चर है मुझे नहीं पता। हम्म। महाराष्ट्र में ये 10 लोगों का प्रमोटर बोर्ड होता है। हम्म। तो ये 10 लोगों के पहले मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पे, आरओसी पे चढ़ जाते हैं 10 जने। आरओसी भी यहाँ होता है जी, वही सेम हाँ सिस्टम है। हाँ। हम्म। फिर हम हमारे जो बाकी के फार्मर है हम्म। उनको 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, कितना भी मतलब शेयर ले सकते हैं 200 के ऊपर। फिर उसमें 300 मेंबर अगर रहे, 250, मतलब SC ST महिला ये सब होना चाहिए। तो ये हमारे महाराष्ट्र में स्मार्ट एग्री करके प्रोजेक्ट चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का। अच्छा जी। अपना कोई भी प्रोजेक्ट रहे तो 60% सब्सिडी वो स्मार्ट के तरफ से मिलती है। और हम्म। फाइनेंस के लिए महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र नोडल एजेंसी रखी है, वो देती है 30% लोन। और हम्म। 10% रहता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। हाँ हाँ हाँ। ये स्ट्रक्चर है हमारे महाराष्ट्र में। तो उसमें जो अपने मेंबर ऑफ बोर्ड है 10 में से 5 हम्म। जिनकी लगती उनकी साल की 4 मीटिंग, बाकी अच्छा, मेंबरों की बाकी मेंबरों की साल में एक बार एजीएम। जनरल बॉडी की मीटिंग एक बार होती है साल में। अब ये हो गया कंपनी का स्ट्रक्चर। हम्म। उसके बाद जब अपने को ऑर्गेनिक करना है तो 1 एकड़ में अगर 1 टन चारकोल हम्म। अपन डालते हैं तो कोई चीज डालने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो हम्म। चारकोल बनाने की जो फैक्ट्री की है, तो अभी अपने शरद वर्मा जी उसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा मेरे को एक चाइना से प्रोजेक्ट मिला है, वो पर आवर 1 टन चारकोल अपने जो फार्म वेस्ट है, अपने खेती में का भूसा, हम्म। या किसी भी चीज का भूसा बना लिया तो हम्म। कन्वेयर में वो भट्टी पे जाता है और ताबड़तोब इसमें वो गिर जाता। मतलब वो घंटे भर में, मतलब वो निरंतर प्रक्रिया चालू रहती है। वो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। अच्छा जी। तो ये चारकोल और अपना गोबर खत, या हम्म। फिर इधर जो भी नगर निगम है उनका जो कचरा निकलता है, वो हम्म। कचरा नियोजन के लिए महाराष्ट्र में पूरे जो नगर निगम है उसको एक सेटअप लगा दिया है गवर्नमेंट ने। उसमें हम्म। से वो प्लास्टिक अलग होता है
तुम्हारा लोहा अलग होता है, और जो फिर खत बचता है वो खत लेना है, ये चारकोल डालना है, और उसमें वेल्टी कंपोजर में 10 किलो गुड़, 10 किलो मोआ के फूल, और 10 किलो झींगा या मच्छी, जो भी अपने पास में जिसमें विटामिन ये है, वो उसमें डालना है, और इसको ये पानी में मिला के उसका अपन ग्रेन्युअल फॉर्म में खत बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। वो डालने से अपने खेत में कीड़ा नहीं लगेगा, और 3-4 साल खत डालने का काम नहीं रहेगा। तो वो मैं वीडियो दिनेश जी को शेयर कर देता हूँ, दोनों मतलब ग्रेन्यूल्स बनाने के और चारकोल बनाने की। ऐसा कोई अपने देश में बनाता होगा वो मशीनरी, तो पर टन 1 आवर चारकोल मेकिंग का वो खर्चा 1,23,00,000 का है। इधर एक दूसरी एक योजना है मानव विकास के अंतर्गत 90% सब्सिडी है। तो वो अगर एमपी स्टेट में अगर ये महाराष्ट्र का थोड़ा अभ्यास करके अगर वो हो सकता है, तो वो तो अपन मतलब इसमें 4 चांद लगाए दिए जाएंगे इसमें। और इसके बारे में और कुछ जानकारी अगर लगेंगी तो मेरा नंबर दिनेश जी से मिल जाएगा, मैं और जानकारी दे दूंगा इसके बारे में। लेकिन 1 टन चारकोल पर एकड़ मस्ट है। 80% ऑर्गेनिक कार्बन। या तो फिलहाल में जो लोग कोयले से प्रेस बनाते हैं, जो प्रेस वाले रहते ना, वो लकड़े का कोयला जलाते हैं प्रेस में। तो उनका होता है बड़े शहरों में एक वेंडर बड़ा, उसके पास में उसकी डस्ट बचती है, तो वो 7 रुपए किलो से दे देगा। तो वो अगर हम कपास लगाते हैं 4x2 पे, तो 100 ग्राम एक कपास के झाड़ को वो दे देना, तो कपास में एक तो कीड़ा नहीं लगता, कपास की क्वालिटी बढ़िया सुंदर बन जाती। तो इतनी मेरे पास में जानकारी मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करता गंजन जी, जैसे हम यहाँ करते हैं, जैसे हमारे पास गोबर, जैसे मेरे पास 8 पशु है तो गोबर अच्छा होता है। जैसे मैं 8 पशु है मेरे पास, तो गोबर की मात्रा, गाय के गोबर की मात्रा अच्छी होती है। कुछ गोबर हम जलाते हैं, जैसे उनका चारा जो दाना पकाते हैं, तो वो जो राख होती है, जो गोबर की, गाय के गोबर की राख, उसको मैंने सब्जियों पे उसका ब्रॉडकास्टिंग करके देखा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं, वो रिजल्ट तो आता, हाँ और हाँ वो 1 साल अपने को होना परमानेंट 5-6 साल के लिए। हाँ तो हाँ राख का उपयोग, राख बोले तो भस्म, हाँ हाँ भस्म का उपयोग बहुत ही सीमित होना। हम्म मतलब जैसा अपन आज्ञा चक्र में टीका लगाते हैं भस्म का, हम्म तो राख का उपयोग सीमित होना मतलब वो कुछ 0.1% जितना जितना अपन छिड़काव करते, तो आपके पास में जो गोबर है वो गोबर ये के साथ में ये चारकोल मिला के अगर ग्रेन्युअल बना देते, हम्म तो वो एक नंबर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता। दूसरी बात अभी पहले चली थी ये सैंपल वैम्पल टेस्टिंग वेस्टिंग के कुछ, मेरा एक कपास का बीज बनाया हुआ है, तो वो सॉलिडरी डैट नाम से एक संस्था है नेदरलैंड की, वो 80 देशों में काम करती है ऑर्गेनिक पे। हाँ हाँ अपनी जो वेराइटी का जो बीज है, कपास का बीज, तो जो मतलब परंपरागत पद्धति से चला आ रहा बीज है, जिसको अपन स्वदेशी पाज बोलते, वो उल्टे बूंद लगते उसके, वो मतलब भिंडी के जैसे पत्ते होते थे कपास के, आपने देखा होगा। अभी भी वो वैरायटी है कई कई जगह, भिंडी भिंडी के जैसे पत्ते, और वो कपास का जो बोल है वो उल्टा लगता है, अच्छा। खड़ा नहीं लगता। हाँ, तो वो है देसी वैरायटी, उसको देसी कॉटन बोलते हैं। नहीं गंजन जी, ये देसी जो कॉटन है, उसका सीड उपलब्ध हो सकता है? हाँ, मेरे पास में है वो सीड।
तो सर मैं आपसे वो कोशिश करूंगा, मैं आपसे मंगवाऊं वो। पता मैंने भेज दीजिए, पोस्ट कर दूंगा। हाँ हाँ, और उसका पूरी टेक्नोलॉजी भी दूंगा उसकी। अच्छा अच्छा, हम्म। और हेलो। हाँ जी, हाँ। और जो वो फिर मैं बात कर रहा था वो सॉलिडरी राइट की, तो उन्होंने वो जो अपनी किट आती ना, हम्म। एक साल आई है। हेलो। हाँ जी गजानन जी। हेलो। हाँ। ये एक फोन वाला तंग कर रहा है ड्राइवर, उसने गलती से फोन लगा दिया उसको। मैं 1 मिनट सर जी। हम्म। आदरणीय सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन कोई और आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय से अपना सवाल संवाद करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। ये चलो यार, बैठे बैठे तो अयो। जी आदित्य गजानन जी जुड़ गए। जरूर। हेलो। जी आदरणीय गजानन पवार जी, जी अपना संवाद जारी रखें। हाँ, तो वो कपास के बारे में, अब वो जो बीज का जो उन्होंने जीएमओ टेस्टिंग किया, हम्म। तो जो अपना देसी बीज था उसमें तो जीएमओ मिलना ही नहीं चाहिए था। वो क्या हम्म। करते, बीज को फोड़ देते, उसका पानी बना देते, और वो अपनी जो किट थी उनके पास में, उसके ऊपर बूंद डाल देते। तो वो कोरोना की टेस्टिंग नहीं करते थे अपन, तो अगर लाइन आ गई तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है भी कोरोना। तो उसमें सब बीज मतलब जो नॉन जीएमओ है वो भी पॉजिटिव आ गए। फिर उसमें मेरा भी बीज था, तो मैंने फिर वो कार्यकर्ता को बताया कि थोड़ी राख छिड़क दे, बोला उसके ऊपर। और बाद में टेस्टिंग की तो वो निगेटिव है। तो अपन जब अभी मैंने मिला, तो ये प्रयोग है अपने ताराचंद बेलजे का। मतलब उनका मतलब ये रुद्राक्ष की ऐसी ऐसी माला बना लेना है, रुद्राक्ष की माला। ये कल ही मेरे को रुद्राक्ष मिले। तो ये अगर पॉजिटिव ऊर्जा देने वाली अगर चीज रही तो उसके ऊपर ये क्लॉकवाइज घूमती है ऐसी, और नेगेटिव ऊर्जा देने वाली अगर चीज रही तो उसके ऊपर ये उल्टी घूमती, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमती। तो सवेरे अपना जो पीने का पानी है उसके ऊपर मैंने ये घुमाया, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी। फिर मैं हर रोज गाय के राख से ही मंजन करता हूँ, और वो भी ये उंगली से, क्योंकि वेदाता ने हमें ये उंगली इसलिए बड़ी दी है कि ये 32 दांतों तक पहुंचती है। पेस्ट यूज करना बंद कर दीजिए, मुझे कोई रोग होंगे नहीं। और ये अगर राख उसमें छिड़क दी तो वो कोई भी चीज पॉजिटिव एनर्जी देने में कन्वर्ट हो जाती है। करके अपन जो ये भगवान का भंडारा वंडारा बनता है, तो भंडारे में अपन वो विभूति डालती है थोड़ी थोड़ी। तो अपना उसमें उसके ऊपर अपना ये क्या रहती है सोच कि भाई अगर भगवान की विभूति डाल दिया तो ये भंडारा खत्म होगा नहीं। भंडारा खत्म असल में होता ही नहीं है। और उसका वो पॉजिटिव नेस तुलसी का पत्ता और राख, ये दो चीजें अपने पास में सहज उपलब्ध होने वाली ऐसी है कि ये कोई भी चीज को नेगेटिव एनर्जी टू एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती विद इन सेकंड। तो खेती में भी इसका, अपन जैसा तुलसी का एक अंदा पेड़ पौधा तो रहता है, वो होना भी चाहिए। और ये जो अपना ग्राइंडर फर्टिलाइजर बनेगा जिसके मैं वीडियो भी दिनेश जी को शेयर कर दूंगा, मुन्नी लाल जी को भी कर दूंगा। तो इसके ऊपर ये अगर अपन ने कर दिया तो पूरी दुनिया का खाना अपन बना सकते हैं। बाकी और कुछ ज्यादा किसी की रुचि हो
तो अपने पास में अभी वो देसी कॉटन का जो बीज है, इसमें का अगर अपन ने हर साल थोड़ा अच्छे अच्छे पेड़ों से कपास निकाल लेना और अपना बीज खुद का घर के घर को बना लेना हर साल, बीज के लिए जाने की जरूरत नहीं। फिर आपके एमपी में वो रघुवंशी जी बोल रहे थे, कोई तो भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, तो 1 क्विंटल कपास से कपड़ा बनता। मेरी बात आ रही क्या सुनने में? हेलो हाँ जी, हाँ हेलो। जी। हाँ, तो रघुवंशी जी बता रहे थे अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रजाति है, वो कपड़ा अच्छा बनाती है, और दिनेश जी को भी मालूम है गढ़वाल में भी बनाते हैं कपड़ा। तो वो अपन वो कपड़ा भी मतलब उसका बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं। और बाकी तो फिर वो जो सरकी का मतलब कॉटन सीड मिल का जो ऑयल है, वो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। उसमें बनाया हुआ जो व्यंजन है, उसकी कीपिंग क्वालिटी डबल हो जाती है। मतलब एक आधा व्यंजन अगर 15 दिन चलता होगा तो उसमें महीना भर चलता है, ये तो उसकी विशेषता है। और फिर इसमें कोई ऑर्गेनिक मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी वाला कोई बंदा अपने इसमें है, तो वो जो उसकी डीओसी रहेंगी बाकी की, वो डीओसी में मेडिसिनल एंजाइम मिलते हैं। तो वो अगर एंजाइम तक के अपन वो कपास पे प्रक्रिया कर दे, कपड़ा उसके शार्ट लिंटर उसका हल, तो वो अपना इसमें चला जाएगा अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में। और जो फिर उसका कॉटन सीड मिल है, वो मिल से तेल और डीओसी से मेडिसिनल एंजाइम अगर अपने को मिल गया, तो 1 क्विंटल कपास का दाम हो जाएगा 1 लाख से 1.25 लाख रुपए पर क्विंटल। क्योंकि 300 350 250 से लेके 350 मीटर तक तो कपड़ा ही बनता है 1 क्विंटल कपास से। और 65 किलो बचती है फिर अपने पास में सरकी। तो सरकी की ये मतलब सरकी आती है ना समझ में? बेलो क्या बोलते हैं उसको, कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड का क्या बोलते हैं हिंदी में? बिनोला, बिनोला। बेलोना ना? हाँ जी। हाँ, तो वो ये अगर, और दूसरा एक और इधर एक चिया सीड भी आपके नीमच में बिकता है। चिया सीड मतलब अपना ये प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, खेती का मतलब प्लानिंग जितना भी है, तो 10% ये लगाएंगे, 10-20% वो लगाएंगे, 10% ये करेंगे, ऐसा प्लानिंग वो कंपनी के अंतर्गत करवा देना है हर मेंबर का। तो फिर ये उसमें एक वंडर हार्ट नाम से मिर्ची आती, वंडर हार्ट, वो मिर्ची सूखी लाल मिर्ची बिकती अभी नागपुर मार्केट में, वो 22,000 से 40,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही। वो मिर्ची से निकलता है लाल कलर खाने वाला, और एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो चलता है अपना जो मोच वगैरह आने पे अपन वो दवाई नहीं छिड़कते, क्या स्प्रे करते या मलहम लगाते, तो वो उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो उसमें चलता है। मतलब वो भी मेडिसिनल एंजाइम उसमें भी निकलते हैं मिर्ची में करके। वो मिर्ची इतनी ज्यादा रेट में बिकती है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में मैं जहाँ चंद्रपुर अभी लड़के की वजह से हूँ वहां पे, तो लोगों को 15 से लेके 20 क्विंटल तक वो पकती है। और थोड़ी बारिश कम, उसकी नर्सरी बना के थोड़ी बारिश कम होने पे उसको लगाना है। तो नागपुर का कोई अपने या आज सभा में तो अपने सभागृह में आज हो, तो ये नागपुर में कड़मना मार्केट में उसके दलाल लोग हैं। तो वो एक जो मतलब मिर्ची, चिया, मटन और गेहूं तो हर कोई पकाता है, ये बोलना दाल भी पकाता है। तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा अगर कंपनी बेस पे अपन ने 10-10 गुंठा भी कर लिया, 300 मेंबर रहे, तो अपने पास में वो सब पूरा मतलब टेक्नोलॉजी से लेके अपन उसमें गवर्नमेंट
उसके लिए फार है। और तो बाकी और उसमें वाइनरी वगैरह ये बहुत सारी चीजें है तो सर कंपनी के अंतर्गत अभी, क्योंकि आने वाले 2-4 साल में हर किसान कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में रजिस्टर होना ही होना चाहिए। और उसको शेयर लेने का मतलब कोई जैसा 200 से लेके वो कितने 200 का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें आरओसी पे चढ़ाने का सीए का खर्चा जाता है 5-50 रुपए और 10 रुपए सर्टिफिकेट का खर्चा आता है। ये कम से कम 200 रुपए से सबको जोड़ लो। और ये जो चुनाव जो रहता है, फिर ये जो अपने 10 प्रमोटर है, 5 साल के बाद में इसके ही 2/3 लोग आगे नीचे होते रहते, ऐसा उसका एक बैलेंस आता है। तो बाकी जनरल चुनाव वाला प्रोग्राम इसमें लाओ मत। और ये सब गवर्नमेंट ने बनाया है छोटे और मंझले किसानों के लिए, जिनके पास में 5 एकड़ और 5 एकड़ के अंदर की जमीन है, क्योंकि बड़ा काश्तकार तो अपना ग्रोथ खुद कर लेता है। प्रॉब्लम है छोटे लोगों का, तो उनको साथ में लेके, उनके पास में कार्य कुशलता भी अच्छी होती है, उनको साथ में लेके लगे तो आप ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्मार्ट मतलब बाला साहेब ठाकरे स्मार्ट कृषि योजना करके एक महाराष्ट्र में चल रही, वैसे अपन वो मध्य प्रदेश में या पूरी टेस्ट स्टेट उसको लागू भी कर सकते। और ये 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, खैर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अभी कंपनी का तो ले देते हैं, उसको बोलते हैं हमारे मराठी में पानी सस्ता बांधनी, मतलब कंपनी का फॉर्मेशन और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। और इसमें अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो सीए लोग है इनकी एमएसएमई की एक परीक्षा ली है, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत। तो उसमें से शायद वो ये साल में 150-200 लोग कुछ तो भी पास हुए। तो आने वाले टाइम में अपना सीए एमएसएमई रजिस्टर है क्या, ये भी उसको पूछ लीजिए बिन दिक्कत। अगर नहीं होगा तो आगे चल के वो वादा आ सकता है। अगर उसने परीक्षा नहीं दी होंगी तो हर साल परीक्षा होने वाली है, वो परीक्षा भी दे देगा, मतलब अपना काम कहीं रुकेगा नहीं। बाकी तो अपन अपना फिर आरएसएस का नेटवर्क ऑल ओवर वर्ल्ड है, अपनी अनेक संस्थाएं है, तो उनके जो सदस्य है उनको ये कपड़ा, गेहूं, आटा और गेहूं का भी विषय निकला है, तो गेहूं को 1 क्विंटल को 250 ml एरंडी का तेल, 1 क्विंटल को 250 ml एरंडेल का तेल अगर लगा के उसको ड्रम में भर दिए तो वो गेहूं कभी भी खराब होता नहीं, कोई भी धान्य, कोई भी अनाज, कोई भी, सिर्फ वो 1 क्विंटल को 250 ml। ये कभी अपन वो अनाज सुबह उगा के भरने के चक्कर में रहता है हर परिवार, क्योंकि अभी धूप काले में वो करना ही पड़ता है हर एक को। तो उसको एरंडेल का तेल, मतलब एरंडेल के तेल में कैसा वो थोड़ा मिक्स अगर मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये ऑयल मिल आती है 10 लाख रुपए की, वो उसमें पानी नहीं पड़ता, वो स्टीम देके ऑयल निकलता है। बाकी जो भी ऑयल मिल है तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है जो उसको वरम बोलते, वो गर्म आता करके उसमें वो पानी सड़न पैदा करता कुछ दिनों के बाद में। वैसा तेल खराब होने का कोई भी मतलब है नहीं। तो वो जो वीडियो है वो ऑयल मिल का, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो अपन कंपनी जो भी है, तो ये ऑयल मिल, एक 100-150 किलो रुई का कपड़ा बनाने का प्रोजेक्ट, और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऐसे 3 प्रोजेक्ट अगर कंपनी ने कर दे तो कंपनी को किसी प्रकार का कहाँ पे भी वो माल उसका चेक कर लो आप, वो अच्छा ही मिलेगा। मतलब शर्त यह है कि उनकी किट धोखाधड़ी वाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में क्या चल रहा है कि डर पैदा करो और पैसे कमाओ।
तो अपने को अच्छे माल के भी वो अब हो रहे थे सूट बूट में, वो बैठे एसी कैबिन में और इंग्लिश में बात करते। अपने किसान है सीधे साधे बेचारे, उसको लगता है कि भाई ये भगवान का बच्चा ही है, ये बोल रहा वो सही बात है। तो ऐसा कतई ही नहीं है। उसको ये वो टेस्ट भी समझ में आती है, फिर भी वो मतलब जैसा ये अंग्रेज पहले यहाँ पे आए थे, अंग्रेजों ने अपने को क्या किया, अपने मन में न्यून गंड पैदा किया पहले कि आप लोग भाई पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो और हमारी आपको जरूरत है। उन्होंने जरूरत पैदा की है उनकी, और अपन है सीधे साधे लोग उनके झांसे में आ गए। क्योंकि अपने ब्रह्मा जी देखो, शिव जी देखो, किसी को कोई भी वर दे देते थे ना, तो भस्मासुर को वर देते कि जा भाई तू किसी के भी सर पे हाथ रख, वो भस्म हो जाएगा। फिर जब शंकर जी के पीछे लगा तो जब शंकर जी को ख्याल में आया कि साला ये वर नहीं देना चाहिए था। तो ये अपना इतिहास है, ये भी जहन में रख के काम करना होगा आगे चल के, क्योंकि दुनिया और एडवांस हो गई। तो बाकी मेरे वाणी को विराम देता हूँ अभी। धन्यवाद, सबने सुन लिया। कुछ समझ नहीं होगा तो मेरा फोन नंबर है ही इसमें, अपने ग्रुप में फिर बातचीत होती रहेंगी। गजानन जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और आपसे बात करेंगे सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आदरणीय विनय कुमार जी लखनऊ से हैं और कीटनाशक की जो हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने संवाद किया था, वे उसके बारे में संवाद करने का कष्ट करें। हेलो हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार। हाँ अभी आप पहले तो क्या कीटनाशक पे क्या चीज बात करना चाह रहे हैं ये राजेंद्र जी? कैसे कर रहे हैं? गन्ना कर रहे हैं, गन्ना जैसे अभी कह रहे थे 170 रुपए किलो गुड़ बेचते हैं। हाँ हाँ। तो इसमें क्या मतलब जैसे क्या दिक्कत आती है और इतनी लागत क्यों बढ़ जा रही है? जैसे मार्केटिंग की दिक्कत जो किसान की सारी समस्या है, जो भी कर रहा है उसकी जब मार्केट में जाता है तो जब रेट ज्यादा होता है लोग कम खरीदते हैं, अभी जैसे कह रहे हैं ना। हाँ। तो इससे लागत क्या बढ़ती है, इतनी ज्यादा क्यों रेट रखते हैं? मैं देखा हूँ कुछ यहाँ जैविक किसान जो मेरे यहाँ भी कर रहे हैं या हाँ। कम कीटनाशी डाल के कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही गन्ने में? जैसे लागत क्यों इतनी बढ़ा दे रहे हैं रेट का? जो समस्या मार्केटिंग की इसीलिए समस्या आती है। जितने भी ऑर्गेनिक वाले कर रहे हैं उनकी जो मेन समस्या है वो जब मार्केट में रेट ज्यादा निर्धारित करते हैं तो लोग खरीदते नहीं। और दूसरी चीज जो अभी कह रहे हैं विश्वसनीयता, तो जो ये टेस्टिंग वाला है, टेस्टिंग वाला भी उनके पास कोई अच्छा पैरामीटर नहीं होता कि आदमी उसको विश्वास कर ले 170 रुपये में खरीदूंगा तो ये टेस्टिंग में ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो वो इतना महंगा टेस्ट कराना भी हर किसान के लिए संभव नहीं ना, 8,000 रुपए का अगर छोटे स्केल कर रहा है। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो सब्सिडी पे टेस्ट भी करती हैं, तो उनसे संपर्क कर लें। दूसरी चीज है कि ये कैसे जो इसकी लागत क्यों इतनी बढ़ जा रही है? गन्ने के गुड़ की बात कर रहे हो जी आप? हाँ हाँ, गन्ने गुड़ की या जो भी चीजें कर रहे हैं आप। हाँ तो मैं बताऊं आपको। एक जैसे मान लो कीटनाशक कैसे कीड़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं और क्यों इतनी रेट बढ़ जा रही है? मैं बताता हूँ आपको। गन्ने का सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि गन्ना हमने लगाया कैसे। हमने हमने एक रो, जैसे मान लो ट्रैक्टर एक चक्कर घुमाता है तो वो 5.5 फीट का डिस्टेंस होता है, तो उसके अंदर 40 इंच का बेड बन जाता है। हमने 40 इंच के बेड बना लिए सारी जगह, और 40 इंच के बेड के बीच में गन्ने को एक आंख काट ली, सब गन्ने की एक एक पोरी काट ली मतलब। और जो आंख है, वो जिस पोरी में आंख है उसको ऊपर वाली साइड में करके उसको सीधा रोप दिया जमीन के अंदर, उस बेड के अंदर, और 2-2 फीट के ऊपर वो लगा दिया, और 5.5 फुट रो टू रो डिस्टेंस हो गया उसका। प्लांट टू प्लांट 2 फीट और रो टू रो 5.5 फुट। मेरा हुआ क्या, जब मैंने पहली बार इस तरीके से गन्ना लगाया तो जब मैंने पानी दिया नालियों में, तो जो सेंटर में गन्ना लगाया था वहां तक पानी टाइम पे पहुंचा नहीं, सूख गया होगा। और वो सूख गया गन्ना, और उसका जो उसकी जर्मिनेशन थी वो 50% रह गई। तो गन्ने का ग्रोथ भी कम हुई और उसका जर्मिनेशन भी कम हुआ। तो मेरा 1 एकड़ में गन्ना लगाया था मैंने, और वो गन्ना सिर्फ हुआ मेरे मतलब मैं ये समझता हूँ कि 70 क्विंटल गन्ना हुआ होगा, 70 क्विंटल्स, और उसमें से मेरा 6-7 क्विंटल गुड़ निकला।
तो 6-7 कुंटल का गन्ना गन्ने का मैंने, जैसे हमारे पड़ोस में केमिकल वाले हमारी साइड में गन्ना होता है, तो वो 130 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे थे और उनका गुड़ बच ही नहीं रहा था। जहां से मैं कुल्हाड़ी लेके आया था उसी एरिया की बात कर रहा हूँ, वहां मैंने पता किया भी क्या भाव बिक रहा है, तो वो 130 रुपए बेच रहे थे केमिकल वाला। तो मैंने सोचा भी ये 130 का इनका गन्ना रेट रुक ही नहीं रहा गुड़, तो मैं क्यों ना 170 रुपए कम से कम करूं, 170 रुपए करूं। मेरा 60-70% गुड़ निकल चुका है, बाकी बचा है वो भी चला जाएगा। मतलब ये नहीं भी लोग अब खाने के लिए ले जाते हैं इसको, इस गुड़ को ज्यादा, और चाय के लिए थोड़ा सा प्रेफर कम करते हैं क्योंकि महंगा है। तो कभी कभी तो दिमाग में आता है भी इसको 30-40 रुपए कर दूं, फिर सोचता हूँ भी उसके कंपैरिजन में मेरा अगर। एक मिनट में आपको रोकूंगा, सुनो। कोई हाँ चीज जी। जब नई टेक्निक अपनाओ अगर, तो थोड़ी एरिया में अपनाओ। होता क्या है, हम्म, हमको जब पता नहीं होता तो हम फेल होते हैं, तेरा नुकसान होगा। किसान के पास इतना पैसा भी ना, नहीं इतना टाइम है। हाँ हम जी, हाँ लोग जी, हमेशा कहते हैं कि आप आधा बीघा में और छोटे पार्ट में जब कोई ट्रायल करें नया चीज, जैसे खड़ी विधि वाला गन्ना जो लगाए थे, हाँ जी। परंपरागत तो नीचे वो फैला के लगाते हैं ना, उसको नीचे बेड़ा डाल के। हाँ, नीचे डाल के लगाते हैं। और दूसरी चीज है, देखो मैं बताऊं, देखो यहाँ जब चर्चा होती है मैं हमेशा कहता हूँ कि आज जो सारी समस्या अब ऑर्गेनिक के जो उसमें मामला चल रहा है कि हम इतना महंगा बेचें, लागत भी आती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। पहले हम कीड़ा और बीमारी अगर कंट्रोल कर लें, सारी समस्या और खरपतवार नाशी, हमारा जो आज गड़बड़ाई व्यवस्था है वो खाली इसीलिए गड़बड़ाई। पहले हम लोग जो खा रहे थे आज के 20 साल पहले, वो सब ऑर्गेनिक लगभग था। और आज इतने लोग जितने लोग बैठे, कोई अगर कह दे कि मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ, तो मैं तो समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है। वो सब्जी और फल और जो चीजें खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक हम तो नहीं समझ रहे हैं कि हो सकता है 2-4 लोग खा पा रहे हो। बाकी सब मार्केट पे डिपेंड है। हम मार्केट में जो चीजें आ रही हैं, कोई ऑर्गेनिक बहुत कम बेच रहे हैं तो कहीं लिमिटेड जगह पे उनकी मार्केटिंग हो रही है। तो हम लोग कैसे पहले अपना का बचें, अपने खाने भर का पैदा करें, और छोटे छोटे स्तर पे ही चीजें, नई चीजें हम अपनाएं, मेरा अपना कहना है। और जो देसी तकनीकी थी, पहले हम कीड़ा से बचें, जो कीटनाशी से बचें जो हमको सीधे प्रभावित कर रहे हैं, हम फंजीसाइड से बचें, हम खरपतवार नाशी से बचें। और उसके लिए हम छोटे स्तर पे कह रहे हैं ना, हम 1 बीघे में ट्रायल शुरू करें और हम अपने खाने भर का पहले हम शुरू करें, उसके बाद हम एक्सटेंशन करें। और हम जो कह रहे हैं, हम अपने यहाँ देखें, किसान करता है, वो गन्ना का कर रहा था और 170 रुपये बेच रहा था मेरा जैविक वाले ने। मैं उससे कहा कि भैया तुम क्यों इतना उलझे हो इसमें, इतना महंगा क्यों? मार्केटिंग की जो दिक्कत है, तुम्हारी मार्केटिंग सारी हो जाए और लोग जैसे जान जाएंगे, आसपास के लोग खरीदने लगेंगे। आप खाली कीटनाशी, खरपतवारनाशी, इनको कैसे भी कंट्रोल करो, चाहे फसल चक्र अपनाओ, चाहे जो मैं बताया एक देसी विधियां हैं। आप कैसे कीड़ा कीड़ा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बीमारी कैसे कंट्रोल करते हैं, बताइए जरा। खैर मैं तो जैसे मैंने अभी इसी में एक तो सीवीआर टेक्नोलॉजी मैंने यूज की थी, इसमें 4-5 बार स्प्रे वो किया था, मिट्टी का स्प्रे, किसके लिए, जिससे किस वो कीड़े के लिए? गोब में जो लट पड़ती है वो नहीं पड़ी मेरे, मतलब तना स्वस्थ छेदक रहा ना, गन्ना। तना छेदक ना। हाँ जी, हाँ जी, उसका मैं बहुत सिंपल रास्ता बता दूं, आप कुछ नहीं करना है। आप पहले जब उसको कर लो, जब नहीं, जब जरूरत है तब ये सब चीजें डालो। आप खाली ये आता है, एक आता है फेरोमोन ट्रैप, वो तना छेदक अर्ली शूट बोरर के लिए। वो हाँ जी, हाँ 1 एकड़ जी, में 5 आते हैं, 4-5 लगा दें 4-5 जगह पे, और 100 रुपए मिलता मुश्किल से। एक बार खरीद लेंगे, उसके बाद अंदर उसका लेवर होता है, वो 25-30-40 रुपए मिलता है। वो हाँ आप जी, लगा दें और एक तसले में पानी रख दें अगर खेत हो। उसमें एक सोलर और लाइट ट्रैप आता है, सेंसर बेस। हाँ सेंसर जी। बेस लाइट ट्रैप 1000-1500 रुपए का आता है। और वो 1 एकड़ में एक रख दो, उसमें थोड़ा सा पानी भर दो, और आपको मैं बताऊं 80% समस्या आपकी खत्म हो जाए, दवा नहीं डालना पड़ेगा। या कोई अच्छा, नजदीकी ये सेंटर हो। ऑनलाइन ऑनलाइन मिल जाता है क्या? हाँ हाँ, सब मिल जाता है। और आपको बता अच्छा, दूं, आपकी लागत घटेगी और आप जब जो बेचने वाली समस्या भी खत्म। मेरे यहाँ जो किसान कर रहे हैं, मैं उनको बताया। अच्छा, सब लोग इसी में, क्योंकि ये कठिन प्रक्रिया वो उतनी बड़े लेवल पे लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो जितनी जो कह रहे हैं। जब उनको छोटे अपने किचन गार्डनिंग करना, थोड़ा बहुत करना, कर ले रहे हैं। बहुत क्लिष्ट अगर हम बता दें किसान को तो कर नहीं पाता है, समस्याएं आती हैं, उनकी लागत भी बढ़ती है। हम आसान से हम कठिन की तरफ जाएं। जो मेरा अगर आसान रास्ता है तो मैं उसको अपनाऊं। तो लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, एक नीली पीली पन्नी आती है, पीली स्टिकी स्टिक कहते हैं। वो 1 एकड़ में 5-6-7 लगा दें, तो आपके खेत में कोई अगर कीड़ा आ रहा है, जैसे उड़ने वाले कीड़े, उस पर जाके चिपक जाते हैं। तो हमको ये पता लगता है मेरे खेत में कीड़ा आया कि नहीं आया। और जैसे डिब्बा लगाएंगे तो तना छेदक जो है सीधे उसी के अंदर जाएगा। बाकी अभी टाप बोरर आता है, टाप बोरर में कौन सा आप दवा डाल लेंगे? कोई नहीं दवा डाल पाएंगे। आप चाहे जो टेक्निक अपनावें, उसका सबसे बस एक ही उपाय है, वही फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, टाइकोकार्ड एक आता है, वो कोई संस्थान हो गवर्नमेंट का,
वो एक एकड़ में 2 होते, छोटा सा कार्ड होता है, उसको पत्ती के नीचे स्टेपल कर दे ले जाके, उसको वहां से जहाँ ले जाएं एक छोटा सा कोई थर्मस वर्मस ले लें, क्योंकि वो होता क्या है उसमें टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वो मर जाते हैं जो कीड़े होते हैं। तो दो दो ले जाकर लगा दें, वो जो अगर ये तना छेदक अंडा भी दे देता है तो वो अंडे को अपना अंडा उसमें वो ततैया छोटी होती है अंडा दे देती है, तो वो कंट्रोल हो जाता है। ऊपर अगर उड़ा तो लाइट ट्रैप्स कंट्रोल हो जाता है। आपका कीटनाशी से बच गए, आपकी क्वालिटी अपने आप अच्छी है, जो खाएगा उसको भी पता चलेगा और किसान की लागत भी घट जाती है। और नहीं तो आप चाहे जो कह रहे हैं जो सब्जी हो चाहे फल हो, सारी समस्या उसमें है कीटनाशी की ज्यादा। आप गेहूं हो जो 4,000 रुपये में बेचते हैं, 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में बेचते हैं, वो लोग नहीं खरीदते होंगे आसानी से, मेरा अपना जो अनुभव है देख रहा हूँ। और वो सबसे आसान रास्ता है कि हम कैसे हम सीधे पहले हम जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं, कीटनाशी है, खरपतवारनाशी है, फफूंदी नाशक है, इनको हम कैसे कम करें। और वो आसान रास्ते, आप कहेंगे जब कोई टेस्टिंग की नहीं जरूरत है, आप अगर ये चीजें कम कर दो तो उसकी कीपिंग क्वालिटी पर कोई किसान ले जाए या कोई आपका उपभोक्ता ले जा रहा है, अभी सब्जी लगाओ तो भैया इसको ले जाओ अपने घर में 8-10 दिन रख लेना, और बाजार वाला ले लेना। आप वो बाजार वाला 4 दिन नहीं रख पाएगा, बाहर सड़ने लगेगा, आपका सड़ेगा नहीं। आप मैं तो अभी जाता हूँ, टमाटर लाया था अभी 15 दिन हो गया, वैसे ही रखा है बाजार का, ये किसान का है, वो बगैर पेस्टिसाइड कीटनाशी रहित वाला है, मैं यही IPM मॉडल अपनाया था। तो क्यों आप आसान चीजें करो फिर उसको भी करो, और रेट कम रखो, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। और ज्यादा पैदा करें, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आसानी से करें। एकदम से छोड़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं तो अपना कहना धीरे धीरे करें और टेस्टिंग करावें, टेस्टिंग करके आपका हमारे लेवल से नीचे आ जाएगा, कहीं करावें। सही बात है जी, बिल्कुल करेंगे। सारी समस्या इसीलिए है, हम सब लोग जो परेशान हैं, कीटनाशी, फफूंदी नाशक, खरपतवार में, यही तो हम लोग का जो फर्टिलाइजर है वो इतनी है, ठीक है नुकसान करती, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना कि हम सीधे हम प्रभावित हो। जैसे सब्जी और फल सबसे ज्यादा मुसीबत हो जाता कि आदमी आज डाला और कल बेच दिया, परसों बेच दिया, नरसों बेच दिया। गेहूं वहूं में तो बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड हो जाता है, वो काटते हैं उसके बाद फिर आता आदमी रखता है, फिर धोता है, फिर सुखाता है, वो महीनों महीनों टाइम हो जाता है, उसमें रेजिड्यू थोड़ा अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। मगर फल और सब्जी से हमको कैसे सुरक्षित रखें, आसान विधियां अपनावें और कम लागत में हम पैदा करें, इसकी टेक्निक जरूरत है। वो सिंपल टेक्निक है, लाइट ट्रैप लगा दो, फेरोमोन ट्रैप लगा दो, स्टिकी स्ट्रिप लगा दो, इसमें कहीं कोई दवा नहीं डालना, आपको खेत में कुछ डालना है। लोगों को ये डर है कि हाँ वो जहर है, तो जहर नहीं है, उसमें कुछ नहीं। राख जो आप डाल रहे हैं वो सबसे अचूक है। 1 एकड़ में 5 किलो राख, गन्ना में भी अगर डालें तो उतने प्रभावी है। और उसमें लगभग 100 ml मिट्टी तेल नहीं तो डीजल मिला लें, ये 5 किलो में, 1 किलो में 20 ml नाप लें, बहुत ज्यादा नहीं। और उसको हाथ से हल्का मिला दें और सुबह 1 एकड़ में बुरकाव कर दें, तो आपका कीड़ा अपने आप 50-60-70% कम हो जाता है, क्योंकि वो उसमें दरदरापन होता है, कीड़ा खाता नहीं। और उसके पीछे कौन थे, पहले पुराने जमाने में यही सब करते थे। बहुत ज्यादा क्लिष्ट चीज नहीं है, आसान चीजें यही अपनाते थे पहले गांव में, और हम लोग छोड़ दिए। अब हम लोग बस बहुत ज्यादा उलझ जा रहे हैं। मैं देखा हूँ जो अपना किसान जो जहाँ जहाँ फंस रहे हैं, सुनता हूँ मैं आप लोगों की। हेलो जी जी। बताओ राजेंद्र सिंह जी, क्या दिक्कत है, कीड़ा का कैसे कंट्रोल करें बीमारी का। और मैंने बताया ना कीड़ा का, तो मैंने जैसे मैं सीविया वो मिट्टी का स्प्रे किया, अरंडी का तेल डाल के 3 बार किया था शायद मैंने। और जीवामृत का मैंने छिड़काव किया ही किया था, पानी के साथ भी देता हूँ और उसकी छिड़काव भी करता हूँ, स्प्रे भी करता हूँ उसका। इसके अलावा मैंने कोई ट्रैप ट्रूप कुछ नहीं लगाए। और थोड़ा बहुत गन्ना फटा था, जैसे लंबा फट जाता है, पोरी फट जाती है। साफ और होने बाकी लगता है। हाँ हाँ, बाकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी गन्ने में जी, कोई कीटनाशक कीटों की। नहीं तो लोग कोराजन वही डालते हैं, हर किसान ज्यादातर कोराजन, फटेरा यही सब डाल रहे हैं, गन्ना वाले और किसान वो तो तो यही डाल रहे खतरनाक खतरनाक दवाइयां होती है सारी। हैं। तो उसको कैसे और लोगों को, जैसे हम लोग किसान, जब आपकी टेक्निक जो इतना कठिन टेक्निक हर किसान नहीं तैयार है मानने को ना, या उसके पास नहीं संसाधन है, तो कुछ आसान रास्ता भी अपनावे, जिसको जो संभव है वो अपनावे। मगर जो आसान भी रास्ते हों, कठिन रास्ते, पहले हम कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली कम और करते जाए। विनय जी जो जो मेरी जर्मिनेशन की प्रॉब्लम थी पिछले साल, जी जी। उसका उसका मैंने हल निकाला। जो मैंने 42 इंच का 40 इंच का बेड बनाया था, उसकी बजाय मैंने 20 इंच के बेड बना लिए।
और एक बेड को बीच में छोड़ दिया, उनमें सब्जियां लगा लेता हूँ, और एक जो साइड वाले दोनों होते हैं उसके बीच में गन्ना लगाया। अब की बार मैंने 4 एकड़ गन्ना कर रखा है, बहुत जबरदस्त उसकी जर्मिनेशन हुई है, मतलब हाँ, उसका 90% जर्मिनेशन जर्मिनेशन हो नहीं गया। होता, वो इसीलिए जब ऊंचाई चला जाता है तब उगता नहीं। लोग जरा सा चूक हुई, फिर वो वहां तक पानी नहीं पहुंचता, सूख जाता है। हम हाँ। देखते हैं ना कितना होता है। और सबसे बड़ी मैं बताऊं सारी समस्या की, जब लोग इतना इतना क्या बताऊं, जो इतनी कठिन टेक्निक में क्यों जा रहे हैं, जो आसान रास्ता पहले उसको अपनावें फिर वहां जाएं। लोग इतना, जो स्प्रे है, स्प्रे हम करने में लेबर लगता है, मेहनत भी बनाना, वो हम बना के रखे रहें, जब हमको जरूरत है तब हम डालें, जब हमारे में कोई समस्या आ रही। समस्या आवे ना तो इसके लिए सबसे आसान जो रास्ते हैं कहे यही रहे कि अगर एक लाइट लटका दो, उसमें पानी रख दो भर के, तसले में रख दो, नहीं होगा अगर लाइट है, शाम को बल्ब जला दो, 2 घंटा जला दो, 3 घंटा, आपका जो जितना तना छेदक है, फल वो छेदक तो है। फिर सोलर लाइट लगेगी ना उसमें तो। सोलर वाला आता है घर में, आप ऑनलाइन मिलता है। सोलर ट्रैप कहते हैं, इंसेक्ट ट्रैप कहते हैं, सोलर इंसेक्ट ट्रैप। वो 1000-1500 रुपए का भी आ जाता है। छोटा सा हम्म। प्लास्टिक का होता है, उसमें लाइट लगी होती है, सेंसर बेस होता है, शाम को जल जाता है अपने आप, 2 घंटा बाद बुझ जाता है। आप उसको लगा के देखें, आपकी 70% समस्या ऐसे खत्म हो जाएगी। ये कीटनाशी हम्म। आपको नहीं डालना पड़ेगा, ना इतना समस्या आएगी। जो कह रहे टॉप बोरर भी नहीं आएगा, टॉप बोरर भी चूंकि उड़ता है और नॉकटर्नल हैबिट होता है और रात में अंडा देने लिए उड़ता है, वो भी जाके उसमें कंट्रोल होगा। मेरे यहाँ कुछ किसान हम्म। कर रहे थे और उनकी समस्या नहीं हुई, मतलब कुछ आप नहीं ये करना। कहना चाहते हैं भी जैसे मान लो मैं जीवामृत का स्प्रे करता हूँ या सीवीआर टेक्नोलॉजी से स्प्रे करता हूँ, उसकी बजाय हम ये टेक्नोलॉजी को अपनाएं, इन इसको टेक्नोलॉजी भी को अपनाएं। अपनाओ, हाँ इसको अपनाओ, आपकी समस्या जब जरूरत है तब उसको डालो। क्यों हम इतना अच्छा। टीडीएस काम कर रहे हैं? हम उसको ठीक जब बात है। जरूरत, मैं जरूरत है तब मैं दवा खाऊं ना। पहले तो मैं, हम्म। अगर पुदीन हरा पी के मेरा काम चल रहा था, उसी ये सब काम चल रहा था, उसके बाद मैं एंटीबायोटिक खाऊं या कोई और हम्म। कठिन चीजें करूं। मैं आसान रास्ता अपनाऊं ना, जो आसान है। किसान को तो आसान टेक्निक चाहिए, उसकी लागत कैसे घटे, उसके पैसे, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हम्म। पड़ रहा है उसको कैसे कम करें, अपने लिए कम से कम तो खाए आदमी। हम्म। और लोग कर चलो, नहीं पा रहे हैं। ये विनय कुमार जी आपका जैसे ना मानेंगे, और अब की बार मैं ये ट्रैप्स का बंदोबस्त करता हूँ, कहाँ से मिलेंगे ये देखता हूँ। ये ऑनलाइन सब मिल जाता है। और मैं अभी बताऊं, अभी सब्जी आप क्या लगाए हैं कुकर बिट्स में, कद्दू वर्गीय मैं सब्जी क्या लगाए मैं सब्जी, आप लौकी, तोरी, भिंडी और हैं? करेला, अपना खीरा, अच्छा, मिर्च, तोरई टमाटर। एक मिनट, तोरई करेला, इसमें कहते भिंडी जैसे खीरा है, इसमें फल हाँ जी। मक्खी लगती है, उसका क्या हाँ हाँ। उपाय अपनाते हैं? फल मक्खी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? मैं तो ये ट्रैप्स तो अभी मैंने नहीं लगाई, सिर्फ मैं तो ये जीवामृत का और लस्सी का छिड़काव करता हूँ, या ज्यादा कोई दिखता है तो नीम नीम मेरे पास बहुत है, नीम के पत्ते तोड़ के उनको उबाल के उसमें और उसमें डाल देता हूँ गौमूत्र में, और उसका स्प्रे करता हूँ फिर। तो कैसे, क्या कंट्रोल हो जाती फल मक्खी? कुछ नहीं मतलब होगी, मैं थोड़ी बता बहुत तो दूं। रहती है। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं सब देखा हूँ, किसानों को करते भी देखा, मेरे अच्छे किसान जो कर भी रहे थे। उसका हाँ सबसे बस एक ही उपाय वो है सटीक। एक तो हाँ हाँ। फेरोमोन ट्रैप उसका आता है, वो डिब्बा आता है, अब 1 एकड़ में 4-5 लटका दें, आपकी एक भी तोरई में तो नहीं कह रहा हूँ, 90-80% आपका वो 90% नहीं होगा खराब। फल जो होता है, जो डंक मार देती है ना, वो पत्ती वो मर जाता है ना उसका, हाँ पतिया जी। हाँ जिसको जी। कहते हैं ना, हाँ वो हाँ। समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होती। मेरे यहाँ कुछ किसान कर रहे हैं। और ये जो आप डालने के बावजूद जो है, वो मक्खी आती है अंडा देके भाग जाती है, अंडा देना उसका काम है। वो आप जब दवा डालते हैं तो उड़ जाएगी थोड़ी देर बाद, चाहे जीवामृत डालें चाहे दवा डालें, कीटनाशी डालने के बाद भी नहीं रुकती है। मैं बता दूं, करेला वरेला में जो डाल रहे हैं कीटनाशी, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो आपको खराब होता है। मगर इससे ये बिल्कुल आसान रास्ता है। आप 1 एकड़ में 5 ठो लगा देना, और अब उसका ल्योर आता है, 1 महीना बाद बदल दें, जैसे फल आना लगता है, फूल आता है, वैसे वो लटका दें, फिर आपकी 80% समस्या खत्म। कोई विनय रिस्क कुमार जी, वगैरह नहीं। ये ये जैसे क्रॉप वाइज कौन से ट्रैप्स लगने चाहिए, इनकी डिटेल आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, डिटेल में बताया था, मैं कई बार एक बार भेजा भी हूँ। उसमें आप जैसे जाएंगे, जैसे इसके होते सब्जी के लिए होती है, तो फल मक्खी के लिए सब्जी कर ले आती है, सब्जी वाली फल मक्खी जब नेट पे डालोगे, और फल वालों के लिए अलग होती है। जैसे कि अच्छा। अमरूद है, आम है, ये जो खराब होते हैं ना, आप अमरूद देखो बरसात में कोई नहीं बचता है ना। हम्म। आप एक डिब्बा लटका दो, आपका 80% अमरूद नहीं बल्कि 90%। और जिसमें फल लगता है, जैसे आपके खेत में लग गया फल मक्खी, उसको आप खेत में न फेंकें। जो खराब वाला फल है उसको कहीं गड्ढे में गाड़ दें, क्योंकि वो नर्सरी का काम करता है, यही गड़बड़ाता है किसान, वो इधर उधर फेंक देता है वहीं पे। कहीं हम्म। गड्ढा छोटा छोटा है, उसके अंदर डाल दें, मिट्टी थोड़ी डाल के ढक दें।
आप ये हम्म। हम नहीं समझ रहे हैं। मैं देखा मेरे किसान कर रहे हैं, मैं आज सब्जी कल मंगवाया हूँ, और टमाटर है उसके पास 1 रुपए की दवा मैं नहीं जानता हूँ डाल रहा, और वो पूरी सब्जी उसके 10-10 दिन, हमारे 15 दिन रखी रहती है। मैं मंगवाता हूँ उसके यहाँ सब्जी और खाते हैं हम लोग, तमाम लोग हैं। और उसकी कीपिंग सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी कीपिंग क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती है, जिसमें कीटनाशी फफूंदी नहीं जाते हैं। और हमारे हम्म। फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो हमें नहीं कहते हैं। वो हम उनसे कहते हैं कि तुम जीवामृत घनजीवामृत सब डालो, जब जरूरत है तो थोड़ी बहुत घोल वाली जो है फर्टिलाइजर अप्लाई कर, ड्रिप से अप्लाई करते हैं वो लोग। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं डाल रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मगर मैं चाहता चलो, हूँ ये बहुत अच्छी जानकारी दी विनय कुमार जी आपने। मैं तो, ये बहुत बड़ा काम है मेरा, ये जो स्प्रे वाला, हर 5वें 6ठे दिन ट्रैक्टर के पीछे ढोल लगा के 2 आदमी लगते हैं, पूरे दिन लगते हैं, 15 एकड़ में वो स्प्रे करवाता हूँ जब मैं। आपको 1 रुपए की दवा नहीं डालना पड़े। मैं बताऊं ना, घोल आप डालो, आज से शुरू कर दो, कल लगाओ और तुरंत रिजल्ट लो। जैसे लगाओगे वैसे फल मक्खी आपके डिब्बा के अंदर। इतना अचूक है वो चीज। अच्छी क्वालिटी का लेना, कोई अच्छी कंपनी का हो। जैसे कुछ कंपनियां अच्छी हैं, ग्रीन रेवलेशन है, जी बायोस है, एक है फेरोमोन केमिकल्स है। अब यहाँ एक दवा दयाल वाले बनाते हैं, उनका भी कभी कभी अच्छा काम करता है, कभी नहीं काम करता। मेरे पास में है, मेरा ठेका नहीं कहाँ है, यूपी में। एक वो है पीसीआई है, पीसी हार्मोन है, अच्छी कंपनियों का हो। और लगभग 100 रुपए का मिलता है डिब्बा, और 50 रुपए का या 45 रुपए का ऐसे से लेवर मिलता है। एक और कंपनी है, क्या नाम है, कई एक अच्छी कंपनी है, हम नेट पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, चाहे जिसका, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लेना बस। और वो बहुत प्रभाव आपका ये डालना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। आप अगर आज लगा देंगे और 1 सप्ताह बाद आपको घोल की, जैसे अगर 1 सप्ताह में साप्ताहिक डालते होंगे तो आप 15 दिन पे चले जाएंगे, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और महीना महीना 2 महीने में आपका समस्या खत्म हो जाएगी, लगभग 80% 70%। इतना क्लिष्ट में लोग उलझ जा रहे हैं, कह रहे हैं ना इतना संभव। बहुत मेहनती काम है भाई, मैं देखा हूँ ना किसानों को, वहीं पे इसीलिए फेल हो जाता है कभी कभी मामला। जरा चूका कि उसके में लग गया कीड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। आप धन्यवाद लाइट जी विनय ट्रैप कुमार लगा, जी। हाँ जी। लाइट ट्रैप एक लगा के देखे ना, सेंसर वाला, सोलर वाला, ऑनलाइन मिल जाएगा। सोलर लाइट हाँ, ट्रैप, वो वो मैं बारह सर्च करूंगा पंद्रह आज। बारह हम्म। पंद्रह सौ से 3-4 हजार रुपए तक। 1 एकड़ में एक लगा दे, उसमें पानी रखना, कुछ करना नहीं, पानी भरना और उसको लगा देना है। आपका फल छेदक गन्ना में, आपको मैं बताऊं, जो टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर, ये जितने आते हैं वो सब लगभग लाइट ट्रैप से ही 70-80 80%। नेट पे सर्च करो आप, तुरंत रिजल्ट भी आता है कि कितना कंट्रोल करता है। लगाओगे रिजल्ट ले लो। हम्म। कुछ नहीं, इतना बहुत जो इतना घोल वोल डालना है, वो हमको जरूरत पे हम डालें, हमें नहीं कि हम नीम वाला आप जो उबालते हो, आप ना उबालें ना। मैं अपने कराया, मैं किया, खुद किया हूँ। आप नीम की हम्म। पत्ती एक टब में भर दें, और 10 किलो हम्म। नीम पत्ती पर 20-25-30 किलो का मैं अपने सड़ा के रखा था, और किसानों को भी पता कर रहे हैं। और उसमें आप वो डाल दें, क्या नाम है, थोड़ी सी सर्फ डाल दें 1 किलोग्राम में। या छोटा साबुन लाइफ बॉय ले लें और आधा आधा घोल के उसमें डाल दें, या सर्फ डाल दें 50 ग्राम, और उसको पानी में बस भर दें, सड़ने दें। उसका पानी आप स्प्रे करें, आप देखो उतने काम करेगा। अच्छा, थोड़ा करके देखें, थोड़े में करके देखें ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों उबाला है और ये इतना मेहनती काम करें। हम्म। मेरे साथ एक है प्रोफेसर है, वही मैंने बताया था, मैं किसानों को बताया, किसान कर रहे हैं। सही है जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, इजाजत है फिर। ठीक। जी जी, बस सदन। हेलो। सदन में उपस्थित भाई बहनों ने अपनी अपनी बात रखी। बस लास्ट बात ओंकार नाथ जी का कोई सवाल है। आदरणीय ओंकार नाथ जी, हमारे चीफ गेस्ट महोदय सवाल करें और फिर समापन करते हैं कार्यक्रम। जी, मेरा सवाल है, समाधान चाहिए कि हमारे तरबूज में कलर रूट की समस्या है, जड़ गलन की समस्या है। अगर किसी के पास समाधान है तो कृपया बताएं, ऑर्गेनिक में इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान है, ऑर्गेनिक तरीके से क्या करें। इसमें पानी ज्यादा तो नहीं लगता? जी, ड्रिप से दे रहे हैं पानी, तो पानी तो ज्यादा नहीं दिए हैं ऐसा। ये इस तरह का अच्छा। समस्या, कलर रूट का समस्या सब्जी वर्गीय में करीब करीब बहुत सारा समस्या ही होता है। लेकिन अब इसका हम क्या समाधान करें, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे इसका समाधान हो जी।
आदरणीय मेनपाल जी उपस्थित हैं। मेनपाल जी संवाद करना चाहते हैं। आदरणीय मेनपाल जी सादर आमंत्रित। सभी सदस्यगणों को मेरा प्रणाम ओम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी राजेंद्र गोदारा जी गंगानगर से हैं, ये इनको सादर प्रणाम। जय गौ माता की। देखो, जड़ गलन की जो समस्या आई हुई है हमारे किसान साथी को, वो या तो ज्यादा पानी से, या फिर उन्होंने कह रखा है भाई मैं ड्रिप से पानी दे रहा हूँ। तो ड्रिप पे पौधे के साथ है, कितनी देर आप ड्रिप को चलाते हो उस पे मेंटेन करेगा वो। अगर ज्यादा टाइम चलता है वो ड्रिप पे पौधे के साथ है तो वो ज्यादा पानी वो पौधे की जड़ में जाएगी, इसलिए उसको जड़ गलन का ही आएगा। पौधे से थोड़ा हटके ड्रिप रखो, पौधे को सिर्फ नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। सर इसमें जड़ गलन नहीं होता, कलर जड़ से ऊपर का मिट्टी से फटा हुआ भाग रहता है, वहाँ पर आपस में म्यूट कर ले, पहले जो बात कर रहा है भाई ऑन करें। जो जड़ से ऊपर, पौधा से ऊपर, उससे ऊपर वो जो टहनी है वो सूख रही क्या? बोले अनम्यूट करके बोले, फिर म्यूट कर ले। जी। मैं ये किसान साथी को पूछ रहा हूँ, जो पौधे से जड़ से ऊपर जो पौधा की जो टहनी है उसमें जो अपनी प्रॉब्लम आई सूखने की। हाँ सर, एक इंची के आसपास में जाती, मिट्टी से ऊपर 1 इंची के आसपास में वहां पर सूखने जैसा हो जाता है। वो ज्यादा दिन का पौधा नहीं है, अभी 1 महीना का पौधा है, 2-4 पत्ते 6 पत्ते हो रहे हैं, तो वो अपना सूख जाता है फिर। जी सर। ये कोई इक्का दुक्का पौधा में है या सभी पौधों में ऐसे होते हैं? नहीं, एका दुका कहीं। अगर कहीं कहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको जो अपनी, अगर छोटा पौधा है तो जो उपले की राख है उसका थोड़ा बहुत छिड़काव करते रहो। कई हानिकारक ऐसे कीट है जो पौधे के पत्ते खा जाते हैं और उसका रस चूसते हैं तो वो सूखने पड़ जाता है ज्यादातर। तो या जिसे फिर या ऊपर की जो कोई या फंगस की वजह है नहीं, और कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इक्का दुक्का पौधा है तो कोई समस्या नहीं। और खासकर आप ड्रिप पौधे से दूर ही रखिए, पौधे को सिर्फ नमी चाहिए, जितना उसको नमी होगी उतना ही पौधा हमारा ग्रोथ करेगा। धन्यवाद। जी सर, जहां तक सर मुझे जानकारी सर, इसमें फंगस का कुछ लोग बताते हैं कि फंगस का प्रॉब्लम है, में फंगस के चलते इस तरह का समस्या होता है, तो इसके लिए क्या मतलब? फंगस के लिए तो जिस्त्रियां ज्यादा वो नहीं है। फंगस के लिए तो अपना ये जो सब सोयल है और CVR पेटेंट का है, इसका इस्तेमाल करिए, इससे ही कंट्रोल हो सकती है। या फिर अपना जो नीम का है 10 प्रणीयरक है उसका भी साथ में छिड़काव करते रहिए। मिट्टी ना मिलती तो आपको, उससे आपका जो फंगस का है वो कंट्रोल हो सकती है। फंगस का मैंने खट्टी लस्सी, जैसे उसमें तांबा डाल के, और वो खट्टी लस्सी का 1-2 बार मैंने छिड़काव किया था, उससे काफी फर्क दिखा था। हाँ, जो खट्टी लस्सी है कॉपर डाल ले, मटके में रख ले, उसका 15 दिन के बाद आप इस्तेमाल करो तो उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। होनी चाहिए एक जो लस्सी है वो देसी गाय की होनी चाहिए, और जैसे भैंस की लस्सी लोगे ना आप तो उसमें काम नहीं करेगा। जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी संवाद करना चाहते हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित थे। जी, सभी लोगों को सादर प्रणाम। और आज के मुख्य अतिथि को बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने काफ़ी कुछ काम जैविक खेती में किया है, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पूरा धैर्य के साथ इन्होंने काम किया, और अभी पर्याप्त सफलता जैसा कि इन्होंने बताया कि नहीं मिल पाया है, और लग भी रहा है कि अभी पैदावार इनकी कम है, और अभी जैसे कि गन्ना में तमाम प्रॉब्लम था, फिर धीरे धीरे चल रहे हैं। उसी तरह से हमारे जो बहुत ही अच्छे फार्मर झारखंड के हैं ओंकारनाथ जी, ये भी अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये भी अपने काम को आगे बढ़ाते हुए अच्छा काम कर रहे हैं।
बस मेरा यही कहना है कि देखिए ये जो तना में जो नीचे काली धब्बे पड़ जाते हैं वो बिल्कुल एक तरह से फंगस का अटैक है, और फंगस के लिए आपको बहुत ही हेलो तो बहुत ही कायदे से शुरुआत में ही नर्सरी से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब केमिकल में जो लोग खेती करते हैं, सब्जी खेती करते हैं, तो वो जब नर्सरी लगाते हैं तो बॉविस्टीन का घोल डाल करके पूरे खेत को एकदम तरातर कर देते हैं, तो वो अपनी नर्सरी बनाते हैं और फिर उसमें तब जाकर के सीड लगाते हैं, और फिर सीड जो ही जर्मिनेशन होता है उसी समय से वो हर करीब करीब 10 से 15 दिन पर एक स्प्रे फंजीसाइड का करते हैं। वही सिस्टम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, जैविक में भी। तो जैविक में मुख्यतः वैसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके घर पे पैदा होता है वो छाछ है मुख्यतः, ये उसके में काम आता है फंजीसाइड में, तो छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में अगर आपके उपलब्ध है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, तो उसका दोनों का मिला करके 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके और उसका समय समय पे स्प्रे करते रहें, निश्चित रूप से 100% रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह से अगर आप कर लें ओंकारनाथ जी, मार्केट से देखिए आप काम करना शुरू किए हैं और आप लोग जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में उलझ रहे हैं। अगर आपको शुरुआत में जो भी मार्केट में बना बनाया जो बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड मिल रहा है उसका भी प्रयोग करें, तभी आप शुरुआत में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जो केवल घर पे बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ नहीं बन पाएगा, फिर उसमें लेट हो जाएगा, फिर कीड़े अटैक कर जाएंगे, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो वो दिक्कत होगा। धन्यवाद सर। इसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ना दोनों मिक्स करके डालना पड़ेगा सर? जी जी, दोनों डालते हैं, दोनों के मिलाने पर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जी। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, जी 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 सर, जी सर, धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद। आज हम 692 दिन हमने संवाद किया किसान भाइयों ने, और हमारे वैज्ञानिक, हमारे चीफ गेस्ट और युग साधक सभी भाई बहनों ने जो है आज संवाद किया, बहुत ही सफल रहा। और हमारे सभी उपस्थित भाई बहन सब अनुभवी किसान हैं, एक वैज्ञानिक हैं, एक दूसरे आपस में संवाद करते हैं, समस्याओं का समाधान एक दूसरे का बताते हैं, अनुभव के आधार पर हम लोग सब किसान भाई चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। अब मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, आज के हमारे योग शिक्षक, चीफ गेस्ट और उपस्थित सदन का आभार ज्ञापित कर इस सदन को आज विराम देने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना जी, आवाज आ रही है मेरी? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। और मैं आप सबका जो है आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप तक आवाज आ रही है? जी ओम भाई साहब जी प्रणाम। जी ओम ओम ओम, आभार ज्ञापित करने कष्ट करें। हाँ धन्यवाद, सभी सदन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जो बहन ने योगा टीचर थी उनका भी बहुत धन्यवाद, उनके प्रति आभार। और आज के हमारे राजस्थान के जो आज भाई है मुख्य अतिथि के रूप में, उनके भी बहुत बहुत आभार और उनके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आज जो गाय के बारे में सभी को मन में ये जो एक करने की इच्छा जगी कि हम भी ये राठी गाय पालेंगे और ये करेंगे, तो इससे भी बहुत हमारे मन में गाय के, गौ माता के बारे में इच्छा जागृत हुई। तो हम भी महाराष्ट्र में आदरणीय श्री राजेंद्र भाई गोदरा जी से हम संपर्क करेंगे, हमें नंबर भी मिला है इस ग्रुप में भी। और हमारे आज की बहन कुमारी समीक्षा बड़कुल जी नर्मदापुरम से, उन्होंने भी बहुत अच्छा योग कक्षा ली। और साथ में हमारे गजानन भाई जी ने और सभी किसानों ने आपके प्रश्न पूछे, और इनको भी आभार व्यक्त करते हुए आज के कक्षा का समापन करते हुए हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय बहन रंजना किन्नीकर जी, आदरणीय बहन राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय
कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मणिपाल गोधरा जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय पांडुरंग जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय राजेंद्र गोधरा जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय तुराराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर पटेल जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, और जो लोग हो चुके हैं उनके बारे में भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनके प्रति ही आभार व्यक्त करते हैं। और आज का इस योगाहार कार्यक्रम का समापन करते हुए कल नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज का दिन सबके लिए मंगल शुभ मंगल हो, यही कामना करते हैं। ओम प्रणाम। जी ओम। और धन्यवाद आज के हमारे आदरणीय राजेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं, इस मंच पर आ गए और आपने बहुत ही अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन दिया और सदन ने आपसे ही सवाल जवाब करके बढ़िया एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र जी। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी। अब आदरणीय राजेंद्र जी और हम सब जो है जा सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर, और आप इस प्रकार से जुड़े रहिएगा, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन देते रहिएगा। हाँ धन्यवाद। जुड़े रहिएगा। और फिर वहाँ पर भी और कोई है किसान तो उनको भी इस योगाहार मंच पर लाइएगा आदरणीय राजेंद्र जी। श्योर जी श्योर। जी जी यही लिंक आदरणीय रहती है, रोज यही लिंक रहती है। अच्छा ठीक है। हाँ, आदरणीय राजेंद्र भाई जी, आपका जो ग्रुप है ना पूरे किसानों का, उनमें हाँ से जी खेत में से भी आप दिखा सकते हैं। और जो 18-19 आपके किसान जो है जैविक में काम कर रहे हैं आप जैसे, तो उनको भी एक एक दिन मुख्य अतिथि के रूप में हमें पेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये योग परिवार है और आप परिवार के सदस्य बन गए। हमें बहुत हर्ष हुआ है आज आपके मार्गदर्शन से। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। जी आपको हम योगाहार ग्रुप है उनमें भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ तो ठीक। आपको लिंक और मिल जाएगी। ठीक है जी आज ठीक कर है। लीजिएगा रंजना जी आज कर लीजिए उनको, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सबको प्रणाम। जी जी। और हमारे आज से हमारे मुख्य अतिथि को आदरणीय मेनपाल भाई साहब ने भी मदद की है, उन्होंने ही जोड़ा है। तो अरे सबका भी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय मेनपाल जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी आदरणीय रंजना बहन जी का सहयोग किया, और आपने हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय राजन जी को जो आमंत्रित किया, बहुत आनंद आया, क्योंकि किसानों का हित हो रहा है इस माध्यम से, प्लेटफॉर्म से। देखिए उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और आपके विभिन्न राज्यों के किसान भाइयों ने संवाद किया, और निश्चित है कि ये एक संवाद कई जगह तक पहुंचता है। तो इसलिए मेनपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद, और आज के चीफ गेस्ट महोदय और रंजना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।